वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और आप लोग फरमाइश करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट लॉ पे पॉडकास्ट करें। देयर इज ओनली वन पर्सन आई कुड हैव पॉसिबली इनवाइटेड इन द वर्ल्ड टू डिस्कस दिस। मेरे पुराने प्रोफेसर मिस्टर राफे आलम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। हमने बात शुरू कर ली थी और फिर सितंबर का महीना है, स्वेटर निकल आने शुरू हो जाने चाहिए थे। क्यों हम कराची वाले पिघल रहे हैं? इट्स लिटरली हॉटर देन इट वाज इन जून एंड जुलाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही हो रहा है। आई थिंक ये अभी जो जुलाई गुजरा है 2021 का, ये तारीख का सबसे गर्म जुलाई गुजरा है। और अगर आप पिछले 20 साल में टेम्परेचर देखें, एवरेज टेम्परेचर्स, तो दुनिया में जो मेरे ख्याल 15-17 सबसे गर्म साल गुजरे हैं ऑन रिकॉर्ड, वो पिछले 20 साल में गुजरे। तो ये जो गर्मी आप सितंबर में महसूस कर रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग है। वेलकम टू ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसा ही होता जाएगा। You feel like कि ये ज्यादती के जिसने भी इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग रखा था, एंड पीपल नाउ जनरली यूज क्लाइमेट चेंज बिकॉज ट्रम्प जैसे लोग इडियोटिक ऐसी बातें करते हैं कि ठंड देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। So the person who named it global warming probably made a huge mistake. Yeah, actually, Shadad, it goes both ways. ठीक है, there's politically, even the phrase climate change and global warming are politically contested. ठीक है जी, जो लोग ग्लोबल वार्मिंग कहना चाहते हैं वो कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज, अगर आप मौसमी तब्दीली इस्तेमाल करेंगे तो आप you're missing the point. मौसमी तब्दीली से what you're seeing overall is increases in temperature. Climate change जरूर होता है, लेकिन because दुनिया में टेम्परेचर जो है वो ऑन एवरेज सेम नहीं होता। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गर्मी होगी, मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा सर्दी होगी, मगर हम एवरेजेस की बात यहाँ कर रहे हैं। तो अगर कोई क्लाइमेट चेंज है, ऑन एवरेज वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ही जा रहा है। तो ये पीछे पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस तो होती हैं इन अल्फाजों के माने क्या हैं और क्या होने चाहिए, बट एसेंशियली वी आर हीटिंग अप। और वो इसलिए भी, अगला सवाल आपका यही होगा कि क्यों? बिकॉज हमने फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस फेंक दी हैं। आप ग्रीन हाउस गैस क्या है? अभी मुख्तलिफ किस्म की ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस दुनिया में, मैं आपको बता दूं, वाटर वेपर, ये एटमॉस्फेयर, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ये होती है कि जो सूरज की किरणें होती हैं, उसके अंदर जो हीट है वो ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर कर लेती हैं और टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर हमारे इधर अर्थ के खित्ते के अंदर टेम्परेचर जो है वो या तो because of the axis rotation of the earth, because we go behind, we have darkness, उस वक्त में the temperature of the earth would drop to below zero and we would not have a stable temperature. तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से दुनिया में स्टेबल टेम्परेचर, वाटर वेपर जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। मगर पिछले 250-300 साल में जब हमारी सनत जो है कोयले पे, तेल पे आई है, जो फॉसिल फ्यूल्स हम कहलाते हैं, जो चीज हम जमीन से निकाल के उसको जलाकर अपनी बिजली या ट्रांसपोर्ट की नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं, और उनके जलाने की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। तो पिछले 200-300 साल में जो हमने तेल, कोयला और दरख्त काट के जलाया है, उसकी वजह से जो मजीद ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हुई हैं, उससे अब सूरज की गर्मी जो है वो अब अर्थ के अंदर ट्रैप हो रही है, और हमारा टेम्परेचर आहिस्ता नहीं, जल्दी बढ़ रहा है। इस वक्त अगर आप ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मुकाबले में आज का टेम्परेचर नोट करें तो मामूली सा लगता है। ऑन एवरेज इट्स 1.1-1.2 डिग्रीज वार्मर देन इट वाज बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन 1.1-1.2 पे पाकिस्तान में इस साल हीट वेव्स हुए हैं। टर्की और ग्रीस में आपने फॉरेस्ट फायर्स देखे, यूरोप में फ्लडिंग हुई है। पिछले साल पाकिस्तान में एक नेशनल, ये टिड्डियों की वजह से नेशनल इमरजेंसी थी, और टिड्डियां भी क्लाइमेट चेंज, अनसीजनली वेट वेदर इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उससे पॉपुलेशंस बढ़ गई थी। हमने इस साल जो हीट वेव्स देखे हैं कनाडा और कैलिफोर्निया में, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में, वहां तो सैकड़ों लोग मरे हैं। So this is just at 1.1-1.2. ऊपर से नाबूदगी पैदा होगी। There's the 6th extinction event that we are already in. The amount of species losing their lives right now is the fastest rate of decline ever recorded before. समुंदर गर्म हो रहे हैं, the coral reefs are bleaching, we're beginning to see forest fires in the Arctic. It rained in the Arctic 2 days ago. It's never happened in recorded history. तो ये सिर्फ 1 डिग्री पे हो रहा है, and we've never encountered such rapid increases in temperature in human history before.
इसकी भी let me stop here because ये इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आज तक जो हम पेट्रोल वगैरह चला रहे हैं उसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इट्स आल्सो पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकली कंटेस्टेड। as far as the experts are concerned, इस वक्त ये डाउट किया नहीं जा सकता, ये स्केप्टिसिज्म होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप यूएस कांग्रेस की डिबेट्स सुने, अनफॉर्चुनेटली हमारी असेंबली में तो इतना ज्यादा शायद डिस्कस नहीं होता, या आई एम नॉट प्रिवी टू इट। वो चार्ट्स लेकर आए हुए होते हैं कि देखें जी 100 साल, आप तो 100-200 साल देख रहे हैं, बट हजारों साल में अगर आप अर्थ का टेम्परेचर और क्लाइमेट देखें तो वो साइकिल्स में जाता है। हाउ रिडिकुलस इज दैट एंड is it irreversible जो हम कर रहे हैं? There are cycles, there are cycles of hot and cold. Every 90,000 odd years we have an ice age, preceded by CO2 levels increasing and then temperature increasing. वो हर 90,000 साल होते हैं. And there's also something called it's the tilting of the Earth's axis. इस तरह हम जब घूमते हैं इसमें भी कोई 1,00,000 साल लगते हैं, but as the Earth tilts and becomes closer to the Earth, उससे गर्मी ज्यादा पैदा होती है, हाँ, और उससे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, बट वो उनके टाइम पीरियड्स आप देखें, हम 10,000, 20,000, लाख साल की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 250 साल में की। The speed at which this is happening has never been क्या कहते हैं dealt with before. और मैं स्पीड के बारे में आपको अगर बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस को नापने के लिए हम ये फिजा के अंदर कार्बन कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं कि CO2 की तादाद कितनी है 1 क्यूबिक मीटर हवा के अंदर, और इस वक्त आई थिंक 2020 में ये 420 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा बढ़ गया। आपको तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जाने पड़ते हैं तारीख के अंदर to find another point in history where we were at 400 parts per million. 25 million years, Shahzad, and that is much older than human civilization. It's much older than Homo sapiens, Homo erectus, इस तरह की चीज। और उस वक्त जब 400 parts per million कार्बन कॉन्सेंट्रेशन थी, जो समुंदर थे दुनिया के वो आज से 100-200 फुट ज्यादा ऊंचे, because of the melting of the Arctic and Antarctic. तो वहां तो हम उस लेवल पे तो पहुंच गए। It's just going to take the Earth a few centuries to respond to this. और वो अर्थ के टाइम फ्रेम के लिए एक बहुत छोटी सी झलक है, लेकिन हमारी तो 4-5 पुश्तें इस तरह निकल जाएंगी। Seems like a long time to us, but it's just a fraction of a second in the lifetime of the Earth. I do believe a lot of anti-climate change research is also funded by big fossil fuel industry. I wanted to answer that absolutely. I discovered it. There was a woman called Louise Foote who, somewhere in the late 1850s, submitted a paper to the American Association of Sciences, where she theorized that increased coal burning and the carbon emitted from that would also result in temperature increase on Earth. That was in the 1850s. फिर एक 1898 का पेपर है, एक जर्मन फिजिसिस्ट या यूरोपियन फिजिसिस्ट ने लिखा कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। This is not something we haven't been aware of. सियासी सतह पे, like at national decision making levels, climate change was an issue in the 60s and 70s. So environmental movement, Bain-al-Aqwami environmental movement जो है वो World War II के बारे में बाद ही शुरू हुई है, because we stopped killing each other and put our massive science to use instead of bombing one another to measuring the temperature of the earth and things like that. And अब जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो रिसर्च लोग लिख रहे हैं, political economy research, कि व्हाइट हाउस में लेट 1970s में जिमी कार्टर के दौर में पहला क्लाइमेट प्लान बनने जब शुरू हो रहा था, तो फॉसिल फ्यूल कंपनीज, शेल, BP, इन तरह की जो कंपनीज हैं, शेवरॉन, इन्होंने स्पेसिफिकली लॉबिंग शुरू कर दी और झूठ बोलना शुरू कर दिया। Much like the lies that were told when I was younger, मैं जब क्या कहते हैं टीनेजर और नौजवान था, तो उस वक्त सिगरेट्स पे एक डिबेट थी। सिगरेट बनाने वाले कहते थे जी अभी साइंस पूरी नहीं, कि we don't know the link between, and a lot of money was spent by the tobacco industry कि वो क्या कहते हैं साइंस को गंदी करें। और इसी तरह ये तेल वाली कंपनीज जो हैं, इन्होंने पिछले 40-50 साल लगाए हैं मिस इन्फॉर्मिंग पीपल। इन्होंने जैसे अभी गार्डियन का आर्टिकल आया था कि किसी फॉसिल फ्यूल कंपनी ने ओगलवी इंटरनेशनल को एंगेज किया, हाउ टू डील विद द PR ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उन्होंने फिर ये बड़ी सटल सी मार्केटिंग गिमिक्स जो है हमें फेंकनी शुरू कर दी। आपने शायद
कार्बन फुटप्रिंट का सुना हो? Carbon footprint is a very handy tool for countries to estimate how much greenhouse gases they're producing या उनकी pollution कितनी हो, ठीक है जी। मगर ओगलवी वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मुल्कों पे ना लगाएं, ये लोगों पे लगाना शुरू कर दें, ताकि लोग जो है समझें कि उनका अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है, that is the driver of climate change। अब देखें, मैं इधर लाहौर में जितनी मर्जी डीजल के जनरेटर से बिजली बनाऊं, ठीक है, it makes zero difference compared to the greenhouse gases being sold and polluted by the large industries। ये जो insidious सी उन्होंने सोच डाल दी है कि ये somehow individuals की responsibility है, ये किस्म का झूठ है यार। There are 71 companies responsible for, no, there are 100 companies responsible for 70% of all greenhouse gas pollution since the Industrial Revolution, ठीक है, 100 companies, इन 100 की गलती है यार। और फिर हमें कहा जाता है कि आपके प्लास्टिक की वजह से जो है ना दुनिया बर्बाद होगी। अब भाईजान, मेरे प्लास्टिक से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जेफ बेजोस और उसके दोस्त जब पता नहीं कितने टन फ्यूल जलाकर स्पेस में टूर करने जाते हैं, उनसे जाके पूछो यार। तो ये भी इंसिडियसनेस, दे आर लाइंग टू, झूठ बोल रहे हैं, डिनायल है, एंड फिर ये फोकस भी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। 100% आई एग्री विद यू। अभी आई थिंक उसी आर्टिकल में कुछ स्टैट भी था कि 90% of the companies are responsible for 65% of the damage। अगर गार्डियन में कुछ कई साल पहले आया था आर्टिकल वो। अभी एबी मार्टिन और एम्पायर फाइल्स ने एक मूवी भी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इट्स कॉल्ड अर्थ ग्रेटेस्ट एनिमी, जो आर्ग्यू कर रही है कि अगर सारे इंसान सही भी हो जाएं तो यूएस आर्मी अलोन जितना एनवायरमेंटल डैमेज करती है, इट्स द सिंगल बिगेस्ट पोल्यूटर, और उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। आई नो पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि मिलिट्री को हम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, इवन दो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। I don't think like it's Abby Martin is American, she's not going to get arrested for making the documentary, but फिर भी mainstream में आपको ये discussion नहीं मिलेगा। नहीं, but बात बिल्कुल ठीक है। यूएस मिलिट्री इज द दुनिया की सबसे बड़ी सिंगुलर ग्रीन हाउस गैस पोल्यूटर, एवरीवन नोज दिस। मगर बराक ओबामा के दौर में, मेरे ख्याल 2014 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपनी क्लाइमेट पॉलिसी अप्रूव करा दी, बिकॉज उनको भी डर है ना, ऑल ऑफ देयर नेवल बेसेस आर अंडर थ्रेट ऑफ सी वाटर राइज और सी लेवल राइज, ठीक है। फिर यू नो जहां डेजर्ट्स में उनके पास ये बेसेस होते हैं, वहां अगर मिट्टी और डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ जाएं तो गाड़ियों के फिल्टर आपको ज्यादा लगाने पाए। इस तरह की सोच उनके पास कम से कम है, इट्स एटलीस्ट देयर, एंड येट दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पोल्यूटर। अमेरिका का भी बाय द वे बैनुल अक़वामी लेवल पे जो शॉर्ट ऑफ मैलिफाइड्स उन्होंने जो गंद मारने की कोशिश की है, देखें, जब बैनुल अक़वामी सतह पे ग्रीन हाउस गैसेस का मसला पहली दफा 1992 में रियो डिक्लेरेशन और रियो समिट में डिस्कस हुआ, वहां यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तय हुआ था, जहां उन्होंने कहा कि जी ग्रीन हाउस गैसेस को हमने अगली सदी में स्टेबलाइज करना है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनएफसीसीसी, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स शामिल थे। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश वहां गया, उसने साइंड ऑफ ऑन द यूएनएफसीसीसी, और जो यूएनएफसीसीसी का मॉडल था of reducing greenhouse gases was based on the treaty to reduce the gases that cause the ozone problem। एक जमाने में ओजोन लेयर जो है फिजा का, वो कम होना शुरू हो गया। तो एक बड़ा सक्सेसफुल बैनुल अक़वामी प्रोग्राम था which looked at emissions trading and emissions reductions, basically what we call market based initiatives। उसकी बुनियाद पे उन्होंने ओजोन जो है उसका मसला ठीक कर दिया। उसी मॉडल को उन्होंने उठाकर कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस पे भी लग सकती हैं, अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इसी तरह इसको। सो द यूएस gave the design for the UNFCCC, and that was in 1992। 96 में UNFCCC को एक्टिवेट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसमें कहा गया स्टेबलाइजेशन के लिए हमें 2 डिग्री से कम रहना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल, अमेरिका didn't sign that agreement, they said नहीं, उनकी सेनेट ने माना नहीं। बिल क्लिंटन was the president, but it was a Republican Senate, उन्होंने माना नहीं। कहते हैं जी we won't let any treaty affect the American way of life। तो अब देखें मॉडल उनका, और अब वो निकल गए। बाद में 2004-5 में they re-enter the negotiations again, and they changed the baseline. I don't want to get into those details, but coming back into the Obama presidency, Barack Obama का भी था कि हम climate change के बारे में कुछ करेंगे।
उसने जॉन केरी को पेरिस भेजा 2016 में कि अब लेट्स मेक अमेरिका बैक, पुट इट बैक इनटू द ट्रीटी। तो वहां पेरिस एग्रीमेंट तय हुआ जहां 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्माइश से हमने पाबंदी लगा दी। दैट वाज द लिमिट सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। मगर जॉन केरी ने पेरिस में कहा कि यार देखो 1.5 इज मोर एम्बिशियस देन 2 डिग्रीज, आपको ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा कम करनी पड़ेंगी बिकॉज यू वांट टू हैव लेस टेम्परेचर इंक्रीज। ये मेरे उधर कांग्रेस वाले जो है ना ये मानेंगे, तो आप मेहरबानी से पेरिस एग्रीमेंट को कंपल्सरी से वॉलंटरी कर। और सारों ने कहा ठीक है, इफ अमेरिका इज कमिंग ऑन बोर्ड विल मेक इट वॉलंटरी। तो 2016 में उन्होंने वॉलंटरी कर दिया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप कम्स इनटू द इक्वेशन एंड ही स्टेप्स बैक आउट ऑफ द एग्रीमेंट। अब आपने दुनिया को अपना मॉडल दिया है, उसको वॉलंटरी कर दिया है और खुद निकल गए हो। आई मीन इमेजिन द लेवल ऑफ malfeasance of a country. You know, stepping out of international agreements or breaching treaties is where countries go to war. And when you look at the scale of the climate crisis, when you look at the recklessness of this type of governance, कि वहां 1-2 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के लिए, चूंकि वहां फॉसिल फ्यूल माइनर्स हैं, उनके वोट के लिए जो है हम पूरी ट्रीटी से निकलना चाह रहे हैं और पूरा 25 साल का काम जो है वो आपने बर्बाद कर दिया। The malfeasance of the United States is unbelievable. But if the treaty is voluntary, optics is it only optics कि अमेरिका ट्रम्प पुल आउट करता है, बाइडेन पहले दिन आके वापस ज्वाइन कर लेता है? ऑप्टिक्स तो हैं, मगर एक इमेज भी है ना। If the biggest player in the party is not participating, तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। So that's unfortunately what's happened over there. So I agree with you कि individual responsibility जो shift की है ये बहुत बड़ी गलती है। I think वो I don't know if these things just happen or they're made to happen, but वो टर्टल के नाक में जो straw था, वो वीडियो देखकर plastic straws were demonized, and even पाकिस्तान में अगर आप देखें लोग पेपर स्ट्रॉज डालते हैं और उसको प्लास्टिक में सराउंड करके बॉक्स करके बेचते हैं, बट स्ट्रॉ पेपर होता है। बात आपकी ठीक है, मगर अगर आप सोचें एक सेकंड के लिए कि साल में ये जूस वाले कितने डब्बे निकालते हैं और कितने छोटे छोटे प्लास्टिक के जो हैं स्ट्रॉज वो बच रहे हैं, ये वो वाली गेम खेल रहे हैं। बट या बट ये वो तब वो इससे भी हटके एक सेकंड सोचो, प्लास्टिक से हटके हम एक छोटे से जूस के, ये जूस भी नहीं है फ्रैंकली, ठीक है, ये छोटा सा 250 मिलीलीटर की जो डब्बी होती है, इसके अंदर चीनी होती है ज्यादा, and our bodies physically can't handle that much sugar. I still like a cold Milo. I will choose not to listen to this. कभी कभी जरूरी होता है, मजे का होता है, कभी कभी पीना पड़ता है। I think कभी ठीक है, कभी ठीक है ना। पाकिस्तान में चीनी लोग कितनी खाते हैं? I think a couple of years ago it was 25 kilos per person per year. 25 या 26 किलो फी बंदा फी साल। देखें यही तो महंगा पड़ गया। हमने चीनी के चक्कर में तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर हम कम चीनी खाते तो सपोर्ट कम होता। ये शुगर डैडीज की वजह से तो हम मसले में। It's not just this fellow. 20 साल पहले जब जनरल साहब का कैबिनेट 60 लोगों की कैबिनेट थी, तो मैंने गिने थे 19 तो शुगर बैरन्स उसमें थे। This is a constant of the Pakistani state. The sugar industry is too strong to be regulated. So if we come back to that individual responsibility वाला discussion, you also say कि countries, developing countries की जो argument है, it doesn't have a lot of merit के गन सारा आपने मचाया, आप डेवलप हो गए हैं। बैड एनालॉजी होगी, बट फुटबॉल अगर आप देखते हैं तो उसमें एक चीज है फाइनेंशियल फेयर प्ले। तो उसमें जो छोटे क्लब्स हैं बोलते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आप लोगों ने पैसे लगा के आप पहुंच गए वहां, अब आप कहते हैं कि नहीं, क्लब्स आर नॉट अलाउड टू स्पेंड मोर, और वो जवाब ये देते हैं कि वी आर सेविंग यू फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, बट द आर्गुमेंट इज कि बिग प्लेयर्स वहीं रहे और जो डेवलपिंग है वो कभी वहां पहुंच ना सके। सो डेवलपिंग कंट्रीज अब ये आर्गुमेंट करती हैं, you also feel like that argument doesn't have a lot of merit. नहीं, देखें ये हिस्टोरिकल, इस मसले के हल के बारे में एक जरा सेकंड के लिए सोचिएगा कि अगर आप तारीखी तौर पे देखें फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ज्यादा तेल गैस किसने इस्तेमाल की, और जवाब साफ है, इट्स द ग्लोबल नॉर्थ। आपके कॉलोनियल पावर्स जो थे, यूरोपियन पावर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के मुल्कों ने ज्यादा जो है हिस्टोरिकल पोल्यूशन की है, या हिस्टोरिकली। तो इसकी इक्विटी आप
लेस डेवलप्ड कंट्रीज में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? It's a difficult question to answer, number one. Number two, it is very clear, जैसे आपने कहा फुटबॉल का आपने भी एग्जांपल दिया, यहाँ भी साफ जाहिर है कि मसला तो सारों का एक ही है, क्लाइमेट चेंज, लेकिन जिम्मेदारियां जो हैं बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इक्विटी वो मुख्तलिफ होंगी. जो फॉर्मूला अब इजाद हुआ है UNFCCC का वो यही है कि मसला क्लाइमेट चेंज सारों का है, मगर जिम्मेदारियां जो हैं वो मुख्तलिफ तौर पर बांटी जाएंगी. It's called the principle of common but differentiated responsibilities. जिसमें जो अमीर मुल्क हैं उनकी फिर जिम्मेदारी बनती है वो अपनी इकोनॉमीज को चेंज करें, ग्रीन हाउस गैसेस कम इस्तेमाल करें, और उन मुल्कों को वो इन्वेस्टमेंट्स दें इन द फॉर्म, वेल इट्स बेसिकली रेपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज. तो ये तो सोच थी ना, इस तरह इन अ परफेक्ट वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए. और जो लेस डेवलप्ड मुल्क हैं जिनकी तारीखी तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस में कोई जिम्मेदारी नहीं, आप मालदीव्स को ले लें, ठीक है, पाकिस्तान भी ले लें, हम तो 70-80 साल का मुल्क है, वी हैवंट पोल्यूटेड मच कंपेयर्ड टू से चाइना और अमेरिका. तो हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिशन करने में एंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, मगर चूंकि हमारी वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट इम्पैक्ट जब पाकिस्तान को लगते हैं, हमें गरीब मुल्क है, हमें वापस उठने में काफी टाइम लगता है और पैसे भी लगते हैं. तो कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर ये कहती हैं कि जो लेस डेवलप्ड ममालिक हैं वो फिर अडेप्टेशन की तरफ चले, वो तैयारी की तरफ चले. और पाकिस्तान में तैयारी क्या होगी? फ्लड से बचने के लिए डैम बनाना या बराज बनाना, और वो सस्टेनेबल उस डैम या बराज के पैसे जो हैं वो अमीर मुल्क देंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और रेपरेशंस फॉर दिस हिस्टोरिकल इनइक्विटी. तो ये एक, दिस इज द सिस्टम दैट हैज बीन बिल्ट इनटू द UNFCCC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और आइडिया बुरा नहीं लगता, मगर एक दो चीजें. सबसे पहले, पिछले, अगर आप तारीखी तौर पे दुनिया की सारी ग्रीन हाउस गैसेस देखें, half the greenhouse gases that have been produced on earth, Shehzad, have been produced in the last 30 years. 30 साल अगर आप पूरी तारीख देखें, so from the industrial revolution and before till about 1990, 1995, there's like 48% greenhouse gases, और उसके बाद we've produced slightly more greenhouse gases. तो ये मसला entirely historical inequity का नहीं है. अब ये मसला दूसरे मुल्कों में, एंड ना सिर्फ दूसरे मुल्कों में मगर दूसरी कम्युनिटीज में अब स्प्रेड आउट हो रहा है. So it's making the application of common and differentiated responsibilities a bit more difficult. दूसरा, हम सबको पता है कि डेवलपमेंट और एनर्जी का बहुत एक गहरा ताल्लुक है. जिस मुल्क के पास ज्यादा पर कैपिटा एनर्जी होगी उसकी डेवलपमेंट एंड पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी. This is very clear. Development has been on the back of energy. और अगर आप ग्लोबल डेवलपिंग इकोनॉमीज देखें, चाइना, ब्राजील, इंडिया, इनकी जो अब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग चीप कोल, वो बढ़ रही है काफी जल्दी से. अब जब आप इन गरीब मुल्कों को या डेवलपिंग कंट्रीज को कहते हैं कि भाईजान आप ये ना जलाएं, आप कोयला ना जलाएं, फिजा खराब हो जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा, वो उठ के कहते हैं भाईजान आपने तो सारा बर्बाद करके नोट कमा लिए और अब हमें आप रोक रहे हैं. ठीक है जी, which also sounds true. मगर जैसे पाकिस्तान में पिछले 10 साल में हम जो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारी आ रही है, वो ज्यादातर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स और ये फर्नेस ऑयल प्लांट से आ रही है. Although this government has said कि वो renewables पे जरा फोकस करेंगे, and by the end of the decade they want to get to about 60% renewables. मगर कहने का मकसद ये कि आज पाकिस्तान में सोलर और विंड एनर्जी जो है वो हाइडल और कोल और फर्नेस ऑयल से सस्ती पड़ती. So the idea is that countries need to use polluting fuels to harness their energy and development needs doesn't work anymore. We have cheaper renewable electricity. So you see, ये common and differentiated responsibility is a very tricky concept. और ये भी याद करें, ये 25 साल पुराना है, and it was based on a representation made by the US state कि यार ये वाला मॉडल आप इस्तेमाल करें. मगर 25 years later, we find that greenhouse gases have not been stabilized. हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम तो ज्यादा बना रहे हैं, and temperature बढ़ रहा है और हमने ये 400 parts per million पे आ गए.
So now this is like an emergency situation जहां मैं समझता हूँ ये principle of common differentiated responsibilities won't work anymore. अब सारों को जो है ना कुछ करना पड़ेगा. बट अगर कल को पाकिस्तान कहता है भाई हम हर चीज आज रोक दें, मंडे को अनाउंस करें, मंडे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी फर्क तो नहीं पड़ेगा. Because again, if you look at somebody like Trump coming into power, who comes into power, reignites the coal industry, says we're going to produce coal, the world can just F off. तो हमारा क्या रोल है? देखिए, बचत होगी. The difference between 1.5 and 2 degrees of warming, 1.5 से 2 degrees पे पहुंचने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया में जलानी पड़ेगी या पैदा करनी पड़ेंगी. हमें कोयला जलाना पड़ेगा बिजली और ट्रांसपोर्ट के लिए. 1.5 से 2 के लिए it's been estimated इसके नतीजे में दुनिया में कोई 15 करोड़ लोग जो हैं वो मरेंगे due to air pollution, mostly air pollution caused by the energy and transport sector. और ये लोग जो हैं दुनिया के एशिया और अफ्रीका के जो शहर हैं उनके अंदर ज्यादा मिलेंगे आपको. That's just 1.5 to 2 degrees. And to put that into context, that's 4 times the number of people who died in World War I and World War II put together. We are estimated to hit, if we don't do things now, हम 1.5 डिग्री से 2 डिग्री जो है ना 2050 तक पहुंच जाएंगे. By the time you and I are getting old, हमारे गोटे जब खराब होंगे, we're going to see that. मेरा शुरू हो गया, मेरा एक गोटा जवाब दे चुका है. तैयारी पकड़ो यार, तैयारी पकड़ो. 2 से 3 और बर्बादी होगी, because 3 डिग्री पे क्रॉप फेलियर शुरू हो जाएंगे. हर डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ता है तो तकरीबन 10-15% जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी वो गिरती है. As it is, population दुनिया की बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, food productivity is going to fall down. You're going to have food shortages, serious food shortages. उससे भी लोग मरेंगे. ये बर्बादी है. बर्बादी से हम बच सकते हैं. We can stop the absolute worst case disaster, worst case scenario, because there's no such thing as a safe amount of global warming. ठीक है, हम global warming में आ चुके हैं. अब हम आगे की बर्बादी जो है ना थोड़ी सी कम कर सकते हैं. ये मत भूलिएगा. Don't think we're all lost. We can still make a difference. If you're arguing कि factually पाकिस्तान में renewable energy is cheaper, then हमारी government या private enterprise भी देखें, अगर थर coal project जो है वो एंग्रो लीड कर रहा है, investment आ रही है, if that was more expensive, why would they do that? And the idea that they're selling कि थर बनाएगा पाकिस्तान, do you feel like कि ये एक corporate venture है जो profits chase कर रहा है? It is a corporate venture, a joint venture between Engro and the government of Sindh. और जब आप इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, they're not just marketing, it's a joint venture with the government of Sindh. It's a bit of politics as well. तो थर से पाकिस्तान बन जाएगा. यार एक सेकंड बैठ जा. I've heard this sort of nonsense before. Hold on for a second. पिछले साल ये Laurie Milviltra, who's a researcher, used to be a researcher in Greenpeace, उसने Center for Research in Air and Environments, CREA, उसके लिए थर कोल पे एक रिपोर्ट लिखी, जहां उन्होंने कहा कि थर कोल के नतीजे में ये जो ब्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं, इससे जो हवाई आलूदगी पैदा होगी, will probably cost about 30,000 lives. And it's not certain and it's very difficult to estimate the amount. मगर इस तरह की economic analysis होती है जहां आप pollution level से क्या कहते हैं estimated daily life years की कमी नाप सकते हैं. 30,000. अब कौन सा पाकिस्तान बन सकता है जहां 30,000 लोग मर रहे होते? I mean, just look past the politics of it, yaar. Just don't sit on people's statements and take them for granted. But the question is, if it's not profitable, start a project where people are telling you people are going to die here. But आपने बिजली क्यों बनानी है? बिजली देखें पाकिस्तान में कहाँ इस्तेमाल होती है? बिजली पाकिस्तान के शहरों में इस्तेमाल होती है. It's the urban elites who enjoy the electricity. और जिस तरह की बिजली की पैदावार जो डिमांड होती है, because the cities are such a heavy demand for electricity, इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए आपको बहुत बड़ा बिजली का यूनिट चाहिए होता है, a huge big power plant, जो कि सेटलमेंट्स और शहरों के करीब आप नहीं लगा सकते. They have to be far away because वहां से emissions निकलती हैं या वो डैम होता है और उसको साइट स्पेसिफिक होती है चीज. So you have these huge big power plants miles away from cities that require a grid, a transmission grid and a distribution grid to get you electricity. और इस वक्त पाकिस्तान में जो लेस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज वन ऑफ 8, उसमें 23,000 लोग काम करते हैं. तो मिल मिला के सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी उसके अंदर लगी. मगर मैंने जो सोलर अपना घर में लगाया हुआ है, it doesn't require a distribution and transmission. वो मैं छत पे लगाता हूँ. There's no infrastructure required for it at all. The difficulty in the transition to renewables isn't the fact that it's cheaper. It's the fact that when you replace the existing grid system with the renewable system, उन नौकरियों का तो सोचो यार.
साल में जो खंबे ठीक होते हैं उनकी प्रोक्योरमेंट्स का सोचो, वो सारी बिजनेस और इंडस्ट्री का सोचो. वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन द वे आवर एनर्जी सिस्टम इज डिजाइन्ड. The transition difficulty is not the fact कि सस्ता है और या मिलता या नहीं मिलता. The fact that there are serious vested interests in our energy system that resist the change. At a governmental level, absolutely, which is why Trump went back to coal, कि jobs आ रही हैं. But एक private venture का क्या interest होगा? अगर एंग्रो देखता है जी सोलर में हम इतने पैसे कमाएंगे, कोल में हम इतने पैसे कमाएंगे, कंपनीज का तो दीन ईमान नहीं होता, या कंपनीज का तो काम नहीं होता jobs create करना. So why wouldn't they just go for something that's cheaper, which will give them more profits? Yeah, look, also you have to put this in थोड़ी सी पिछले 10 साल की तारीख भी देखें, 10-12 साल की, और इसमें जो हमारी सियासत और बिजली की सियासत साथ साथ चल रही है. हमारा बिजली का पहला ये इस सदी में बहरान जो चला था वो 2008 के करीब चला था. 8-9 में we had our first energy crisis of the century, और वो कोई 3 साल चला. आपको याद होगा 9, 10, 11 के अंदर एनर्जी क्राइसिस होता था. यहाँ क्या कहते हैं, राइट्स होते थे लाहौर के अंदर. 13 में इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन का मैंडेट अगर आप पीछे रुक के देखें, उसका मैंडेट ये था कि बिजली दें लोगों को. और by that time the Pakistani state had begun its negotiations with the Chinese, और 2014-15 में CPEC जो है वो पेश आई. It was a response to a mandate as well, and also a possible pivot for the Pakistani state against its sort of association with the war on terror in the Americans. तो इस हाइप के अंदर the CPEC had a lot of energy projects which were coal based. China is transitioning from coal to अपने second hand products जो हैं, second hand coal plants दूसरे मुल्कों में बेचे जा रहे हैं. They're not forcing people to buy them. ये ना भूलिएगा, पाकिस्तान ने पूछा था कि हमें चाहिए. तो ये अब पाकिस्तान आ रहे हैं. And ये सारा जो है coal based investment, coal was cheaper than oil in 2012, 13, 14. ये सारा Engro and government of Sindh negotiations were all happening 2014, 15, when it seemed like a reasonable thing to do. मगर अब 2021 में आप मुड़ के जब देखते हैं, पिछले 8-10 साल के अंदर सोलर की कीमतें बहुत ज्यादा गिरी हैं, बिकॉज बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. एंड हाँ, फिर कहा जा सकता है शायद उन लोगों को पता नहीं था 2012-13 में कि दुनिया ऐसे तब्दील हो जाए. ओके, सो इट्स and once you ink these contracts, ये तो international contracts होते हैं, you can't just step out of them either. अब सोलर सस्ता हो गया, मगर you've got a IPP that needs to work on furnace oil, या it needs to work on coal, वरना वो क्या होता है, capacity payments देनी पड़ती है. So you're stuck with an agreement. So उम्मीद तो वैसे होनी नहीं चाहिए. If we live with smog, मतलब right now we're not talking about Al Gore making a documentary and we're feeling like कि 5 साल में ऐसा होगा, 10 साल में ऐसा होगा. ऑस्ट्रेलिया में हम वाइल्ड फायर देखते हैं, एलए में हम वाइल्ड फायर देखते हैं. लिटरली कैलिफोर्निया से जो तस्वीरें आ रही थी, ऐसा लग रहा था आप लाइव फीड जहन्नुम में से देख रहे हैं. एंड दीज आर रिच पीपल, दीज आर अगेन कटरीना, गरीब घरों में होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता. बट दिस इज द एब्सोल्यूट एलीट हॉलीवुड, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, जल रहे हैं. फिर भी एज सच कोई अवेकनिंग तो नहीं हुई. वी जस्ट गॉट यूज्ड टू लिविंग विद स्मॉग. हो सकता है, हो सकता है. I mean, मैं अमेरिका में नहीं रहता, तो वहाँ के लोगों के रिस्पांस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. लेकिन हाँ, मैंने 2 साल पहले जो फॉरेस्ट फायर्स हुए थे, I mean, they were dramatic photographs. लोग गोल्फ खेल रहे हैं और पीछे पहाड़ जो है वो चल रहे हैं. It's a metaphor. मिडिल अर्थ लग रहा था पीछे. हाँ. So what makes you hopeful कि हमें कोई फर्क पड़ेगा, even though we see it in front of our eyes? There are a couple of things. You keep on asking me this question, I'll keep on coming up with good answers, by the way. There are a couple of things that make me hope. पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान के हवाले से. मेरी पहली जो है इब्तिदा जो है वकालत के अंदर, वो मैडम आसमा जहांगीर के दफ्तर से हुई. और मैं मैडम को मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस के अंदर अकम्पनी करता था. उस वक्त मैंने वकालत LLB शुरू भी नहीं किया. I just used to literally follow her around. Mid-90s की बात है. तो हाई कोर्ट में हम एक केस परस्यू कर रहे थे, ऑनर किलिंग हुई थी. फैमिली, वाइफ had been murdered by her husband. और मुझे याद है पीछे जो वो कहते हैं मस्जिद ब्लॉक, उसके बेसमेंट में कोर्ट था, और जज साहब ने हमें आर्ग्यूमेंट्स के बाद कहा, यार ये तो प्राइवेट फैमिली मैटर है, acquitted. Because उस वक्त in the 90s this sort of honor killing business was considered a private family matter.
आज जो जितने भी जज हैं हाई कोर्ट में 60 से कम, मैं कोई दावे से कह सकता हूँ आपको इस तरह का जज नहीं या इस तरह की रूलिंग आपको नहीं. But getting here took 25 years of hard work by people like Asma Aunty, Hina Jalani, you know, Women's Action Forum, CMOL, the whole bunch of people working all the time managed to transition a whole legal idea. I mean, think of the judgment, Aisha Malik's and Mansoor Ali Shah's, the two-finger test. I mean, sadiyon nahi, wo dahiyon se chalta aa raha hai. Finally, we made a transition. So I've seen that happen. So I think it can happen with environment as well. Mansoor Ali Shah also. शायद हमारे पास Mansoor Ali Shah ने भी recently climate change पे भी तो एक judgment दिया था ना? जी, climate justice judgment 2018 जनवरी में, बिल्कुल. अवैस लगारी केस, वो भी लम्स का ग्रेजुएट. जी बिल्कुल. Even the two-finger test, Maria Farooq, who was my classmate, if you remember, I think she's also teaching at LUMS now, was part of that judgment. So, फर्क तो इस तरह से आता है. But again, I mean, if I look back, Shaila Zia was what 1994, जहाँ पर भी recognize तो किया गया था. या तो मैं इतना इसलिए मैंने law abandon भी कर दिया, या तो मुझे कोई legal system में ज़्यादा hope नहीं है. As somebody who's in the weeds every single day, फर्क पड़ता है कि judgment आए तो उससे कुछ society बदलती है, as it just किताबी. हाँ, जैसे आपने शैला ज़िया के फैसले का जिक्र किया. शैला ज़िया हमारी वो ये वकालत के अंदर समझा जाता है पहला माहौलियाती केस है जहाँ वो कहा गया था कि ये आईनी हकूक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, साफ सुथरा माहौल. इंटरेस्टिंगली शैला ज़िया, Asma Jahangir's office was called AGHS Law Society. A for Asma, G for Gulrukh, H for Hina, and S for Shaila Zia. The S on AGHS was Shaila Zia, who was a lawyer who took the Shaila Zia case to court. So feminism and environmental rights in Pakistan are also together. A fantastic conclusion reached rightly by the LUMS Feminist Project. Fantastic little project. उसके नतीजे में अब 25 साल बाद मैं अपनी वकालत, माहौलियाती वकालत कर सकता हूँ उस फैसले की वजह से. Because उस फैसले ने एक दरवाजा खोल दिया and it's put ground under my feet that I can keep on taking cases to court, challenging the constitutional, or whenever there's a challenge to the constitutional right to environment. जो अभी मंसूर अली शाह की जजमेंट थी 2018 की क्लाइमेट जस्टिस की, 2-3 साल हो गए और इन 3 सालों में मैंने लम्स में भी 3 क्लाइमेट जस्टिस पे कोर्सेज पढ़ाए हैं लॉ स्कूल में. और मेरी कोशिश ये है इन कोर्सेज को पढ़ाते हुए कि मैं शायद मंसूर अली शाह की जजमेंट समझ लूं. It takes time to understand these judgments, right? And maybe 10-15 years from now, कोई और वकील इस जजमेंट की बुनियाद पे खड़े होकर केसेस कर सके. I haven't found that yet. Mansoor Ali Shah, I think, is one of the competent ones, and कुछ हमारे ex Supreme Court justices ने, Chief Justices ने काफी damage किया है. तो उसमें नहीं पढ़ते. But जो ये dams, I'm a working lawyer, आपने तो abandon कर दिया. वो चलिए छोड़ दें उस बात को. पर ये जो आइडिया है या जो एक फैसिनेशन है हमारी कि जी जायंट डैम प्रोजेक्ट्स, डू यू फील लाइक द रिसर्च नाउ इज कि नहीं, हमें जायंट डैम की जरूरत नहीं है, बट अगर अलोंग द वाटर सोर्स, अलोंग द रिवर आप छोटे छोटे वाटर रिजर्वेशन के लिए चीजें बनाते रहें, it would serve that purpose without causing the damage a huge dam would cause? If Pakistan was made in the name of Islam, then the 6th pillar of Islam in Pakistan is that dams equal development. Yeah. It is an article of faith that we have been told कि dams जो है ना उससे ही हमारे जो है मसले हल होंगे. अभी डैम बनाना क्यों है आपको? उस वक्त क्यों बने थे, आज क्यों बनाने हैं? These are all very important questions. देखें, जब ये तकसीम हुआ था, किसी अंग्रेज वकील को बुलाया गया था, उसने कभी बड़े सगीर में पैर तक नहीं रखा और उसने एक लकीर लगा दी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बना दिया और वापस चला गया. ठीक है. और जो हमारा पानी का सिलसिला था, सारे कनाल, सारे जो दरिया हैं पंजाब, उसके बारे में किसी ने तवज्जो नहीं डाली. So we had a water sharing issue right after partition. And at the same time, you also had 2 very less developed countries floating around a Cold War scenario. We're talking now of the late 1940s, early 1950s. And the United States had just suffered war, North Korea, South Korea, Vietnam.
तो they were worried कि less developed countries में ये Soviet bloc जो है अंदर आके invade ना कर. They were very concerned because India was going non-aligned. They didn't want Pakistan to go somewhere else. और उसी दौर के अंदर यहाँ there was this World Bank का जो है president, he came to India. And World Bank 1952 में बना था. World Bank का काम क्या है? वो बैंक है, वो पैसे देते. तो उसने यहाँ का जायजा लिया. उसने कहा लो इतना ज्यादा पानी, and you guys are fighting about it. इतना ज्यादा पानी. If you guys agree on the water, हम आपको पैसे देंगे डैम के लिए. और देखें हमने टेनेसी के अंदर जो डैम्स बनाए थे वहां हमने डस्ट बोल से उठ के ग्रेट डिप्रेशन से आगे देखें अमेरिका कहां से कहां चला गया. हमने नेवाडा के अंदर डैम बनाया, हूवर डैम, और उसके नतीजे में पूरा कैलिफोर्निया जो है सब्ज हो गया. देखिए हमने अपने डैम्स के साथ क्या डेवलपमेंट की है. यही डेवलपमेंट हम आपको पाकिस्तान में देंगे. वर्ल्ड बैंक मनी, अमेरिकन इंजीनियर्स, the offer was if you agree on the division of the water, we'll give you money. So India got to build the Bhakra Dam, Pakistan got Tarbela and Mangla, and it was supposed to get Kalabagh, but then the provinces started arguing amongst themselves about water rights. The dam experience in Pakistan should also be looked at from the lens of the Cold War, as an attempt to prevent these two countries from falling into a sort of, as far as the Americans were concerned, an adverse orbit. And in order to secure themselves, uske baad America ne, World Bank, I'm not going to say America, I'll say World Bank has spent a considerable amount of effort proclaiming that its development of these dams has led to all sorts of success in Pakistan. Tarbela और मंगला की वजह से जो बिजली की पैदावार की कैपेसिटी है वो बढ़ी. साथ में जो पानी बचता था उससे अब सालाना तौर पे कनाल्स में पानी है. वो कनाल का पानी जो है वो आपके खुराक की जो है फसलें वो पूरी करती है. आप कैश क्रॉप्स भी बना सकते हैं. जो स्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी उन डैम्स की वजह से बन रही है, उन कैश क्रॉप्स को आप प्रोसेस करके एक हल्की सी इंडस्ट्री बना सकते हैं. और देखें पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान एक फ्रॉम अ रूरल एंड non-urban society and culture, we've become an urbanized, quasi-industrial, commercial-based country. So this is a narrative that's driven with the dams. भाई आपको डैम्स चाहिए क्यों? पानी की कमी है. क्यों? बरसात का पानी नहीं आता. ग्लेशियर्स से अचानक बर्फ जो है वो पिघलनी बंद हो जाएगी. पानी तो हमारे पास बहुत है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक है. Yet we continue to think that if we build a dam, we will follow that path of development which was set for us in the 1960s. और हाँ उसके मुख्तलिफ असरात अच्छे थे, but there have been negative impacts of those dams as well. Not just environmental impacts. जब आप डैम बनाते हैं आप इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं. तरबेला जब बना था तकरीबन 1 लाख जो घर हैं वो अक्वायर हुए थे, और आज भी क्लेमेंट्स हैं जिनको उन एक्विजिशन के पैसे नहीं मिले. ठीक है. बिजली का जो इस्तेमाल है दैट्स नॉट इक्विटेबल. जो बिजली उसके नतीजे में बनी थी, आपको ख्याल है पूरे पाकिस्तान में आधी तकसीम हुई है? नहीं. अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है, रूरल एरियाज में 18 घंटे क्या कहते हैं लोड शेडिंग होती है. और इस बिजली के जो सनत चलती है इस बिजली की बुनियाद पे, तो ये पैसे भी सारों को जाते हैं. कि 60s के अंदर 20 फैमिलीज निकली थी आपके पास जो कि पूरे पाकिस्तानी इकोनॉमी को काबू कर चुकी थी. So you want to build a dam, sure, but look at the results of it. If you want to store water, भाई पानी बचाने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत हैं. ग्राउंड वाटर स्टोरेज कर लें, बेटर क्रॉप प्रोडक्टिविटी कर लें. You can do this. अब जैसे ये डायमर भाषा है, huge big dam. It's going to cost us $12 billion, which is a significant chunk of our economy. It's going to store what, 6 or 8 million acre feet? We have the potential of storing 40 million acre feet by aquifer recharge. Every year, we can save 5 to 6 times the amount of water that Diamer Bhasha would save every year if we just do it differently. मगर $14 billion के ठेकेदार देखो यार कितने हैं, कितने वो लोग जो है kickbacks लेंगे. So again, just the politics of building a dam are very, very powerful, and you have to be careful about falling into it. डैम फंड से टोर्स भी तो लगते हैं लोगों के. सिंस मैं वर्किंग लॉयर नहीं हूँ, मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ. That's the only thing I can do when you say dam fund. Okay, dam fund. Yeah. How वही मैं कहने वाला था. How are you spelling the dam? So when you say कि alternative models में 40 billion हो सकते हैं, ये क्या है alternative models?
Groundwater, aquifer recharge. Aquifer recharge. Just let the water fall into the ground and take it out of the aquifer. इसमें अभी एक जी. You want to store water now. There are different ways of storing water. You can store water at the surface of the earth by building cement structures that store water, or you can store water underground. So, आपकी मर्जी, आपने किस तरह करना. The arguments you're making are against building a dam, but China is also decommissioning a lot of their large dams. Yeah. Why are they doing that? There are a variety of reasons you decommission a dam. एक तो उसकी lifespan होती है. The cement only has what 40, 50, 60 years on it, and then it's gone. Okay, especially the large dams. And quite often, not all dams are electricity producing. Not all dams are storage dams. जो हम डैम्स जो आप जो बात कर रहे हैं, आप बड़े-बड़े storage dams की बात कर रहे हैं जिससे पानी बचेगा और बिजली भी पैदा होगी. मगर there are different types of dams as well. You can have smaller ones and you can decommission them, और उसके ecological benefits जो हैं वो अगर आप पढ़ें उनके बारे में. Colorado River had been dammed by the Hoover Dam. उसको उन्होंने 2-3 साल पहले दोबारा खोल दिया. And you know, जदा 3 हफ्तों के अंदर downstream ecosystem revived itself. और उससे जो कहते हैं ना ecosystem services पैदा होनी शुरू हो गई. We began through the system of environmental economics to be able to tangibly count the benefits in dollar terms of this ecosystem restoration. It's in the form of tourism. For example, अब लोग जो हैं पानी आ गया है तो वहाँ एक झील बन जाएगी, लोग tourism के लिए आएंगे. ठीक है, there's fish that come up, there's hunting, fish productivity, all sorts of little economies happen up. And because we have alternate forms of electricity now, you don't need that sort of hydel electricity. You've got cheaper wind and solar and stuff like that, and the grid system has gotten better. People's access to electricity has changed, and they can really benefit from the decommissioning of dams. America is also decommissioning dams at a very large rate as well. आपने कोलोराडो रिवर का जिक्र किया तो आई थिंक दैट कनेक्ट्स रियली वेल टू व्हाट आई वाज गोइंग टू से. वहां पे अभी मेक्सिको में फड्डा चल रहा है क्योंकि वो कोलोराडो रिवर से पानी आता था, बट इट गोज थ्रू एलए एंड कैलिफोर्निया, सबको पता है. तो आना बंद हो गया है और मेक्सिकैली ने फार्मर्स को देने की जगह वहां मोडेलो और कोरोना की फैक्ट्री बना दी है. नॉट टू आर्ग्यू कि वो जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने शौक होते हैं, बट पाकिस्तान में भी हम जब ग्राउंड वाटर आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि जी ग्राउंड वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर कम है, फिर एक जजमेंट आता है और केस आता है कि जो हमारी सोडा कंपनीज हैं इनको तो आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने दे रहे हैं और अब इनको एक डिस्कशन चल रहा है इसको टैक्स किया जाए या ना किया जाए. Do you really feel कि ये they are the biggest ones to blame? या यूएस में भी जिस तरह ग्रेट लेक्स पे नेस्ले ने कब्जा किया हुआ है. सो ग्राउंड वाटर का जो पाकिस्तान में मसला है, वाकई सोडा कंपनीज रिस्पांसिबल हैं? आपको पता है कि नेस्ले ने प्योर लाइफ ब्रांड पाकिस्तान में शुरू किया. इसकी लॉन्च जो थी पाकिस्तान से हुई. The first country to host the pure life drinking water brand. और वो क्यों होगा आपके ख्याल से? मैं आपको बताता हूँ. हमारी नहीं देखें, हमारे जो पानी के कानून है ना उन पे लोगों ने तवज्जो थोड़ी सी कम दी. शहरों को जरा एक सेकंड साइड पे करते हैं, स्पेशली बिग सिटीज लाइक लाहौर एंड कराची. कानून थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर आप देहाती इलाकों में चले जाएं, एंड आई मेंशन देहाती इलाका बिकॉज ज्यादातर पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है देहाती इलाकों में. ठीक है ना? I'm sorry, Shazad. What was the point I was going to groundwater extraction by these companies. हाँ, देहाती इलाकों में पानी ज्यादा है, वो दरिया सारे वहां से गुजरते हैं, so there's a lot of groundwater. हमारे देहाती इलाकों में जो पानी का कानून है वो बड़ा साफ सुथरा है. वो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ईजमेंट्स एक्ट याद है आपको? ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ का लेक्चर होता था, उसमें ईजमेंट्स एक्ट भी शायद मैंने पढ़ाया हो. ईजमेंट्स ये है कि इट्स राइट्स ओवर अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, राइट ऑफ वे, या अगर कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो आपकी सनलाइट जो है वो रुक जाए या प्रिवेसी आपकी रुक जाए, वो ईजमेंट्स के अंदर आता है. तो ईजमेंट्स एक्ट का सेक्शन 7G ये कहता है कि इफ यू आर द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, you are the owner of all structures built on it and anything you find underneath it, except water flowing in a defined channel, including water, except water in a defined channel. So it gives you ownership of groundwater if you own land. और ये अंग्रेजी ईजमेंट्स एक्ट का नतीजा है. तो अगर आप यहां फार्मर हैं तो आप ट्यूबवेल मुफ्त का लगा सकते हैं. If you own land in Punjab, you can suck the water out from underground. So if Nestle buys a bit of land, as it did in Sheikhupura in the Rachna Dawab between the Ravi and the Chenab,
It can put up a tube well over there and take out as much water as it wants because the groundwater laws in Pakistan are based on a colonial construct. अरे भाई, ये जो ईजमेंट्स एक्ट था, ये अंग्रेजों के कॉमन लॉ का नतीजा है, जो वहां सदियों से एक कानून बनता आ रहा चल रहा था, ठीक है ना, कि अगर आप जमीन के मालिक हैं, उसके नीचे जो पानी है उसका मालिक आप बन सकते हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान में there are deserts larger than the size of the United Kingdom inside India. And you're trying to tell me that the right to have drinking water is restricted to people who only own land? अरे खुदा का खौफ करो। अब इस सूरत हाल के अंदर Nestle found it's a perfect place to put its bottled water companies. अब ये Nestle की क्या कहते हैं, is this Nestle's fault or is it the fault that our laws are backwards? अब जब सुप्रीम कोर्ट को 2018 में इसकी कोई वही आई कि ये लोग सारा मुफ्त पानी उठा रहे हैं और टैक्स होना चाहिए, वो भी देखिए उन्होंने सुओ मोटो करके उन्होंने 1 रुपी पर लीटर टैक्स लगाया। अच्छा, आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट, but it's not the job of the judiciary to be imposing taxes on anything. Two wrongs don't make a right. That's basically what I'm trying to say. अच्छा, तो अब क्या करें ना, देखिए, if we had a rational system of groundwater use, और अब पंजाब के अंदर कानून थोड़ा सा तब्दील हो गया है, हम ये जो राइपेरियन डॉक्ट्रिन, जो ये अंग्रेजों का कॉमन लॉ, इंसिडेंटली ये रोमन लॉ से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ईजमेंट्स एक्ट है, ये रोमन एम्पायर के टाइम का कानून है। मगर शुक्र है 2019 में हमने पंजाब के अंदर, अब केपी के अंदर भी एक नया कानून बना दिया है, where we've moved from the riparian doctrine and essentially we've nationalized groundwater resources. हमने कहा है कि अब ग्राउंड वाटर पूरे सूबे के अंदर जो है वो सरकार की मलकियत है, और अगर आपने ट्यूबवेल या कुछ चीज लगानी हो और पानी का इस्तेमाल करना हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। So we've moved from a riparian system to a licensing system. उसके अपने मसले मसाइल हैं, but at least we're stepping into the 21st century when it comes to this. How Nestle will respond to this is going to happen. It's going to play a game. अच्छा, दूसरा, Nestle keeps on cropping up, और मैंने ये रिकॉर्ड पे भी कहा हुआ है, Nestle की तो डॉक्यूमेंट्री भी है, in which incidentally Lums is greatly featured because Lums के प्रोफेसर से Nestle के बारे में पूछा गया था, because यहाँ ब्रांड शुरू हुआ था। It's not their fault. अगर Nestle ना होता, Pepsi होता, ठीक है। अभी रिसेंटली 2018 में जब ये 17-18 में जब साकिब निसार की अदालत ने ना सिर्फ पानी वालों पे ₹1 का टैक्स लगाया, मगर he took action against what we call spurious water distributors. ये लाहौर और कराची के अंदर जो बोतलें बेचते हैं ना, उनके अंदर अक्सर नलके का पानी होता है, तो उनके खिलाफ उन्होंने भी एक्शन लिया। And again, two wrongs don't make a right. There's no penalties over there. I'm sorry, I'm going into a long discussion about groundwater law and how इसमें the bigger question that comes to my mind at least is कि एक ये भी argument दी जाती है कि हम बस water को value नहीं करते, and in terms of I get maybe it's the right thing to do for the state to own groundwater, लेकिन फिर मुझे ये भी खदशे होते हैं कि वो farmer से लेकर companies को दे देंगे, corporations को prioritize करेंगे, ये मेरा खदशा है, just being skeptical of the state. But what do you think of the idea कि हम water को actually value नहीं करते? जिस तरह केप टाउन में day zero का idea आया, वो डे जीरो फिर पुश होता रहा, क्योंकि जब सर पे डे जीरो आ गया, then people started valuing water, और within 2-3 years केप टाउन ने आधा कर दिया अपना water usage. So water की जो true value है, because we don't pay a true capitalistic financial value for water. What do you think of the idea कि हमें वो पे करनी चाहिए? Otherwise कोई हल नहीं है, पानी जाया ही होता रहेगा। हाँ, आपके कैपिटलिस्ट मार्केट बेस्ड लोग हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो लोग उसको मानेंगे, ठीक है, कहा जाता है। अच्छा, फर्स्ट बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान में पानी जो है वो हर वक्त हर जगह नहीं मिलता, एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉन्टेक्स्ट, अगेन ज्यादातर पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, और जो हमें फिगर्स बताए जाते हैं जो कि शायद सही ना हो, लेकिन बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि तकरीबन 90% पानी जो है, या वो दरिया का या ग्राउंड वाटर हो, वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, एंड देन अबाउट 2-3% इज यूज्ड बाय व्हाट वी कॉल डोमेस्टिक पर्पसेस, शहरों के अंदर या फॉर योर ह्यूमन नीड्स, पीने के लिए, एंड द रेस्ट बाय द कमर्शियल सेक्टर, बाय बिजनेसेस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो रियली द फ्यूचर ट्रेड ऑफ इजंट रियली कि फार्मिंग होगी या कॉमर्स होगी। I think the fight is going to be, because commerce is located in cities, it's going to be a fight over clean drinking water in cities between business and domestic use. So, in terms of context, when you look at the overall absolute amount of water,
अच्छा, दूसरा वैल्यू ऑफ वाटर, मुझे ये पसंद है। जब भी मैं ये माहौल का कोर्स पढ़ाता हूँ लम्स में, तो मैं शुरू से यही पूछता हूँ, बिकॉज लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, अक्सर फाइनल ईयर होते हैं या राइजिंग सीनियर्स, तो उनसे मैं पूछता हूँ आपको मॉर्गेज का पता है, तो वो सारे हाथ करके कहते हैं हाँ मॉर्गेज का पता है, बिकॉज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पहले साल में या दूसरे साल में पढ़ाई जाती है। तो मैं उनसे फिर पूछता हूँ आप में से किसी ने मॉर्गेज कभी साइन की है? कहते हैं नहीं, कभी नहीं की। टू अ मैन एंड अ वुमन। फिर मैं उसको इधर क्या कहते हैं, कमरे के अंदर लोग पानी कितना पीते हैं? Everyone raises their hand. Then I ask them, how much does water cost? Nobody knows. We don't value water. I know that. We don't value water. You're going to put a value on water, ठीक है. Try and put a value on water in Lahore. सब value लगाने के लिए आपको नापना पड़ता है पानी. You can't value something unless you can measure it. और लाहौर में जो ये करोड़ की आबादी है, यहाँ वाटर मीटर्स नहीं. आपको वैल्यू लगाने से पहले पूरे लाहौर के अंदर जो वाटर कनेक्शन है उन पे मीटर लगाना पड़ेगा, फिर आप उसको वैल्यू करेंगे. चलो उसकी कॉस्ट होगी a couple of billion rupees to do that, and it take 3 to 5 years to get it done, and then you'll start seeing revenue come in. इसमें एक और मसला है, दो मसले हैं. एक तो how do you price the water? At what rates do you price the water? और इसमें आपको एक वो market based sort of जवाब मिल जाएगा कि based on consumption, जिसकी ज्यादा consumption होगी वो ad valorem बढ़ता जाएगा उसका रेट. तो अगर आप अपनी गाड़ी साफ करते हैं या आपके पास बड़ा लॉन है या स्विमिंग पूल है, तो आपका पानी का इस्तेमाल ज्यादा है, तो यू बिकम इन अ लार्जर कंज्यूमर ब्रैकेट और हायर कंज्यूमर ब्रैकेट, एंड यू पे मोर पर यूनिट ऑफ वाटर देन यू वुड इफ यू वर यूजिंग लेस वाटर. और उससे बढ़ के आप सोशल सेफगार्ड्स भी लगा सकते हैं. यू कैन प्रोटेक्ट द राइट टू द फंडामेंटल राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन बाय सेइंग यार दिन के जो पहले 50 लीटर है ना ये मुफ्त होंगे, वो भी आप कर सकते हैं. So there are ways of pricing water that make it equitable. But we don't have that discourse in Pakistan. We don't have that sort of the civil society discourse against pricing. तो मुझे डर ये है कि अगर यहाँ pricing होगी, it will be heavily favored, heavily in favor of the people providing you water. तो वो ज़्यादा ऊंची ना कर दें या restrictive ना कर दें. But अगर हम in a Karachi example, जहाँ at least defense में सब लोग water tanker से पानी लेते हैं, they would be behind this model कि at least आए तो घर में, भले ठीक है एंड ऑफ द मंथ बिल आ जाए. एंड आई एग्री विद द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वाला मॉडल कि इससे ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे, इससे ज्यादा आप पैसे दें एंड पर लीटर बढ़ता जाएगा. This is unique to Pakistan. This is unique to Pakistan. हदीसों में पीने का पानी मुफ्त है, तो ये बड़ा मसला है. तो राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो पाकिस्तान में भी रिकॉग्नाइज्ड है कि पीने का पानी तो सबका हक है. You know, जितना मैं सोचता हूँ इसके बारे में ना कि ये सऊदी का इलाका जो है इट्स अ बैरन लैंड, पानी नहीं, इट्स एरिड. और इन एरिड लैंड्स जमीन की कोई वैल्यू नहीं होती. वैल्यू सिर्फ तब होती जब पानी हो, जब आप कोई चीज लगा सके. सो इन रियलिटी एरिड लैंड्स के अंदर लैंड ओनर कभी नहीं होता, वाटर वेल का ओनर होता है, कुएं का ओनर होता है. ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, ही कंट्रोल्स द वाटर. तो ये आपका एक सोशियो इकोनॉमिक सेटअप था जब इस्लाम जो है मक्का आया, मदीना आया. And it's very powerful that you tell the most influential people in society, the water well people, यार ये पानी मुफ्त है. It's a very profound, when you think about it, it's very, very serious. And we don't talk about this enough. It's such a powerful thing to say. So क्या करें हम इस, but again, I think individuals से move beyond करें. If there was such a law, it would disproportionately affect companies, because वो तो फिर एक amount से ज़्यादा ही लेंगे. And hopefully, maybe we move into a world where we don't produce colas, or like a Coke is worth 200 rupees, जो उसकी शायद actual worth है, just in terms of maybe even the medical damage that might do to you. जिस तरह cigarettes पाकिस्तान में इतनी सस्ती इसलिए मिलती हैं because एक tobacco lobbying है. Tobacco is one of the biggest contributors in terms of lobbying, or the single greatest contributor. इसलिए सिगरेट इतनी सस्ती मिलती है because जब वो लोगों को लंग कैंसर होता है और वो गवर्नमेंट अस्पताल जाते हैं, वो प्राइस नहीं फैक्टर हुई होती सिगरेट में. That's true. That's तो आप in general, are you against this capitalist model? ये कोई एक पेपर में ये भी आर्ग्यू कर रहे थे कि जो कार्बन पॉइंट्स का सिस्टम है कि कंट्रीज के कार्बन पॉइंट्स होते हैं, he was arguing for the fact कि that has resulted in an increase, because जो बच भी जाते थे, जो कम भी कर रहे थे, so for instance अगर आपकी 1500 है और आपकी 1000 है, you make up that 500 by selling that to somebody, which without them you would have only had 1000. तो carbon footprint actually बढ़ गया.
are you familiar with this principle that, you know, अगर आप एक framework के अंदर रहते हैं, if you exist within a framework और उस framework के अंदर मसले हैं, you don't like the framework, तो उस framework के अंदर के जो, you can't fix yourself from within the framework, you have to come outside it, you can't use the tools of the capitalist economy to fight the capitalist economy. अब मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे ख्याल से ना सिर्फ ये माहौलियाती जो हम असर देख रहे हैं, मगर ज्यादातर ये मौसमी तब्दीली जो है, ये जो मेजर फैक्टर्स हैं इसके, इट्स कैपिटलिज्म, या जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, जिससे आप रिसोर्सेज, यू कैन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज विदाउट बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस. वही ना कि 70-80 कंपनीज ने 60-65% पोल्यूशन की है. दिस इज एन अनॉमलस सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमिक मॉडल. You can get away with this level of profit, that level of so few people making so much money, because there's no accountability of the extraction of resources, of the exploitation of both labor and natural resources. तो ये हमें मॉडल चेंज करना है, हमने अपनी कंज्यूमरिज्म भी चेंज करनी है, हमारी जो आदतें हैं. दिस इज नॉट योर इंडिविजुअल हैबिट्स बट कलेक्टिवली सोशल हैबिट्स, राइट? कलेक्टिव सोशल हैबिट्स से क्या मुराद? दिस आइडिया फॉर इंस्टेंस दैट कॉफी इज कूल. There was no coffee in Pakistan when I was growing up. थी नहीं, none whatsoever, मिलती ही नहीं थी. Now there are coffee shops everywhere. The thing is, coffee को बनाने के लिए you're flying that stuff thousands of miles from South Africa or South America or Africa, और उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है. भाईजान, अगर आपने सुबह उठना है तो रात को 2 घंटे पहले सो जाओ. That sort of behaviors, those global behaviors need to change. I love coffee and get used to it, man. No, let me tell you, मैं एक और चीज बताता हूँ. फिर अब इस पे आ जाए, फिर आप तिक्कों पे भी आ जाए. Because one of the big greenhouse gas emitters in the world is corporate farming, specifically beef. Beef is much higher amounts of greenhouse gases than other types of meat. और वो इसलिए कि वो भैंस की वो पेट या 3 या 4 या 2 होते हैं ना, because they're eating grass and they have to be able to digest the grass. और उस digestive process में मीथेन बहुत ज्यादा निकलती है. So these animals are farting all the time and they're producing methane, which is like 50 times, 80 times more powerful and potent a greenhouse gas than carbon. I knew this, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बीफ बर्गर खाना. हाँ, तो देखें बर्गर, अभी मुझे किसी, हाँ बर्गर रोकें, ये तिक्के शिक्के रोकें, कुछ तिक्के जो है वो कोयले से जलते हैं, ये आपको चेंज करने पड़ेंगे ना. अच्छा, उससे हट जाएं. लेट्स एयर बेस्ड टूरिज्म, जो लोग टर्की चले जाते हैं या मालदीव चले जाते हैं वीकेंड के लिए, that's a consumptive behavior that shouldn't exist. अच्छा, when I talk of consumptive behavior, कोई खुशी रहने दें हमारी जिंदगी में. कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम खुश हो जाएं. टिक्के भी नहीं खा सकते, टर्की भी नहीं जा सकते. हाँ, और भाईजान हज का जरा सोचिएगा. अभी तो गुलबर्ग में there is an office, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है easy hajj. Easy hajj. Hajj was never supposed to be easy. We're always talking about putting the suffer into suffer. तो अब ये जहाज में जाना जो है ना, ये भी आप go back to the old school. ऊंट पकड़ें, घोड़ा पकड़ें and get yourselफ over to Makkah. Which is why I find ironic कि Davos में सब private planes पे आके climate change पे बातें करते हैं. Yeah, Davos, देखा, हाँ, thank you for raising this. ये Davos वाले हरामी जो है ना, इनसे ज़्यादा एक सेकंड जरा बात करते हैं. मैं अभी जो कंज्यूमरिज्म की बात कर रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर जब हम कंज्यूमरिज्म के बारे में बात करते हैं, हम अस्यूम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सारे लोग जो है वो कंजम्पशन एक किस्म की करते हैं. ठीक है, आप बड़े शहर में हैं, मैं लाहौर के अंदर हूँ, मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरा एक फुटप्रिंट तो है, इट्स डिपेंडेंट ऑन माई एफ्लुएंस. मगर अगर मैं सांगड़ चला जाऊँ या मैं भक्कर चला जाऊँ, the average person in Bhakkar has a very small footprint, very few consumptives. वो consumer तो है ही नहीं. आप मेरे से बढ़ जाएं ऊपर ये billionaire level पे, then we're talking, because we know that 10% of the global elite consumes over 50% of its resources. That is the problem with consumerism. It's the Bezos friends going up into space for their kicks. That's the problem. It's the yacht owning that's the problem. And this large scale consumerism is the culture of some places. यार वो कैलिफोर्निया में तो है ही यही. You're going to play golf when the world is burning, because that's your consumer. You identify with consumerism. So I completely agree with you कि मसला capitalism ही है, but हम within the framework कुछ solutions ढूंढ सकते हैं. For instance, because assume करते हैं हम
कि एयर कंडीशनर तो सबके पास होंगे, हमारे घरों का जो, आई मीन इफ यू गो टू विलेजेस, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप उनके घर देखें, वो डिजाइन ही इसलिए होते हैं कि जी वेंटिलेशन कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी, वो ठंडा कहाँ से रहेगा। हमारे अब मॉडर्न अर्बन आर्किटेक्चर में वो कंसर्न ही नहीं होता, बिकॉज इट्स अज्यूम्ड के I've gone and seen apartments जहाँ खिड़कियां भी नहीं है, बिकॉज अज्यूम करती है तो एसी लगा होगा ना, तो फिर आपको क्या जरूरत है। ACs came to Pakistan in the early 80s, late 70s, early 80s. The wide scale availability of air conditioners was in the mid 80s, early 80s. And architecture जो है आप देख सकते हैं, it changed. पुराने घर जो हैं 60 या 70 की दहाई के जो बने हुए हैं, आपको बरामदे मिलेंगे, छज्जे मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म की आर्किटेक्चरल इंटरवेंशंस मिलेंगी, so that you suit your environment. The second the air conditioner comes, वो कारीगरी जो थी goes out the window, because the outside elements don't mean anything when you're constructing a house now. You are totally controlled. And यार ये भी एक मसला है ना, this disconnect that takes place. मॉडर्निटी की वजह से हमने एसी लगा दिया, तो हम बाहर के जो माहौलियाती मसले हैं उनसे हम हट जाएंगे, हम दरवाजे अपने बंद कर देंगे, शीशे अपने बंद कर देंगे। ये वो अमिताभ घोष एक बंगाली राइटर है, उसने एक इब्लीस ट्रिलॉजी लिखी है, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, बट ही रोट दिस एसे, बुक लिंक्ड एसे ऑन क्लाइमेट चेंज कॉल्ड द ग्रेट डिरेंजमेंट। बड़ी अच्छी चीज है। उसमें वो कहता है, देखो यार, कि अगर यहाँ से कोई 500 साल बाद, जब पूरी जो इंसानियत है वो खत्म हो चुकी होगी मौसमी तब्दीली की वजह से, हमारे प्लेनेट पे कोई एलियन टूरिज्म करने आते हैं अपनी फैमिली के साथ, 4-6 टूरिस्ट आते हैं अर्थ कि यार ये रूइंस तो देखें, सुना है बड़ी अच्छी सिविलाइजेशन। So like any good tourists coming to a place, what do tourists do? We go check out the cultural signs, we go to, the old cinemas, we check out the museums, we see what they were watching on television and so on and so forth. That's what tourists do. Thank you for doing this podcast. But if you look at the 8 o'clock, 9 o'clock news or anything mainstream on television anywhere, if you look at the big Hollywood movies that are coming out, if you look at the Bollywood movies that are coming out, इसमें climate change का कोई जिक्र, it's not there at all. तो अमिताभ घोष कहता है, यार ये टूरिस्ट फिर क्या सोचेंगे? They would probably come to the conclusion that the human race was taken completely by surprise by the climate crisis. Completely by surprise, as if they didn't know what the hell was happening. बट ये किस तरह हो सकता है? ये तो डरेंजमेंट है यार, खुदा के लिए। यहाँ तूफान आ रहे हैं, यहाँ आग लग रही है, यहाँ समुंदर जो है गर्म हो रहे हैं, मछलियां मर रही हैं। What you talk? This is the derangement, disconnect of it. And he sort of explains this and he makes it the fault of modernity. और उसको भी मैं समझाता हूँ जरा। कहते हैं यार देखो, आज नहीं, आज से आप 500 साल पहले चले जाए। 500 साल पहले की जो तारीख थी इखलाकी, और your literature, your cultural stories in Europe, for example, would be set around woods where there were elves and forest spirits. हमारी इधर पंजाब की जो पोइट्री है, बुल्ले शाह की पोइट्री या किसी की भी पोइट्री, वो आपको किसी दरिया के किनारे पे मिलेगी। कहने का मकसद ये कि आज से 400-500 साल पहले nature was a part of everyday existence and it was manifest in our culture. And if you fast forward 500 years, अब आपको मिलता नहीं, तो क्या हुआ है? नहीं, मॉडर्निटी के अंदर, अब ये अमिताभ घोष की आर्ग्यूमेंट, और मैं to some extent I tend to agree with this, कि since this sort of renaissance and modernity that we've experienced, nature has moved from being an elemental daily part of our existence to something that exists as a backdrop of the story of the individual that's being told. अब हम फोकस सिर्फ बंदे पे करते हैं, बंदी पे करते हैं, यार इन्होंने क्या किया है, यार देखो ये बिल गेट्स निकला है, ये फलाना है, ये अमेजिंग, and nature becomes part of the background. Our economic system is like that as well. I don't want to call it capitalism. I just want to say जो आजकल dominant economic system है, उसमें nature की कोई accounting नहीं चलती, because हमने उसको पीछे रखा। और जो मैं अब system चाह रहा हूँ, it has to be a system where nature is very much part elemental of what we are and what we do. और वो आपको capitalism से नहीं मिलेगा, because capitalism modernity का हिस्सा है। इससे आपको जवाब नहीं मिलेगा इसका। This is why when people, try and argue for objective sciences as if that's a thing. आपने पहले भी जब जिक्र किया था 60s 70s में एक environmental consciousness develop हुई, मैं उस वक्त भी कहना चाहता था कि वो जो एक hippie movement की awakening है, this idea कि हम और nature अलग नहीं है, हम उतना ही nature का हिस्सा है जितना एक butterfly है. It came through a lot of psychedelic interpretation and those ideas of you connecting with the world, जो अब हमें समझते हैं ये तो जाहिल आइडिया है ना, और ये जो colonial imperial world में हम जा रहते हैं, और पाकिस्तान has also
sort of adopted that. आप नॉर्थ में भी जाते हैं, आप जंगल देखते हैं, you're like ये तो जाया हो रहे हैं. Literally, without naming, there are ministers who've gone and seen places and said ये तो आप जमीन जाया कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ एक natural eco structure है. They see that as a waste. Like Columbus saw Native Americans के क्या मतलब, तुम प्रॉपर्टी ओन नहीं करते. और आज जब पर्सनल प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे थे, वो जॉन लॉक को जो क्रिटिसिज्म मिलता है कि तुमने पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वेंट ही एक कॉलोनियल आइडिया फर्दर करने के लिए किया था. ये प्रॉपर्टी जो है, या द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी isn't that you can own land. I mean, yes, you can own land, but that's not the point of it. The point of private property is to take the natural commons and to bring them under private control. आपने forests का जिक्र किया. हमारे यहाँ तो बड़ा romantic notion है ना, forest is जंगलात है. भाई forest का एक act है 1928 का, Forest Act 1928, जो कि आजकल पाकिस्तान में लागू है. ये अंग्रेजों के जमाने का कानून. अंग्रेजों को उस वक्त के माहौल या दरख्तों के साथ कोई वफादारी नहीं थी. उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि हर डिवीजन के अंदर एक फॉरेस्ट होगा, ताकि जो हम ट्रेन चलाएंगे उनके लिए फायरवुड हमारे पास होगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट्स वाज टू टेक कॉमन लैंड, बिकॉज फॉरेस्ट जो उस जमाने में और आज भी कम्युनिटीज की मलकियत होती, जो वहां लोग रहते हैं उस फॉरेस्ट का फायदा उठाते हैं, अपना खाना, खुराक, दवाई, घर के लिए, चूल्हे के लिए जो पत्ते शत्ते जलाते हैं, देयर ऑल कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. जब आप फॉरेस्ट को डिक्लेयर करते हैं, आप उन सारी कम्युनिटी राइट्स को एक्सटिंग्विश कर रहे होते हैं. Do you know that? So that you can plant trees for some extractive purpose. Yeah. And then you're planting specific kind of trees. You don't care about the environment. आप सिर्फ अपने extraction के फायदे के लिए कर रहे हैं. यार देखो, दरख्त लगाना अल्लाह का काम है, मगर when you're planting trees, अभी देखो 1.5 साल पहले जब ये 10 बिलियन इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पौधे लगाने शुरू कर दिए. भाई वो लोगों की जमीन है. When you declare a forest, you are depriving people of the rights to the land. वो अब देखें, community rights थी to those territories, और बताए बगैर, पूछे बगैर आप आके वहां दरख्त लगा के कह रहे हैं लोगों को अब यहाँ आपका आना जाना जो है बंद कर रहे हैं. These are extractive tendencies. You're not just planting trees, and we don't get into the debate about what trees they are. दरख्त यार ठीक है, at the end of the day they're trees. So as long as there are plenty of them, they're fine. गिलगित बल्तिस्तान पे तो हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या राइट्स हमारे हैं, क्वाइट अ फ्रॉड डिबेट. व्हाट्स योर थॉट ऑन कि एक लेक बनी गई एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जहां गांव तबाह हो गए, और वहां अब हम पीसी बना रहे हैं. यार इधर लाहौर में जो गवर्नर्स हाउस है, वो बादशाह अकबर के एक कजन के मजार पे बना है. कुश्ती गुंबज उसका नाम है. He was the patron saint of wrestlers in Lahore at the time. और अगर आपको गवर्नर्स हाउस कभी दावत हो, तो वहां का जो डाइनिंग रूम है ना, वो कब्र के साथ लगा है. अब पाकिस्तान बनने में मैंने सुना है कि एक ही गवर्नर ने कहा था, और वो 60 की दहाई के अंदर नवाब ऑफ कालाबाग थे, उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा यार यहाँ मैं खाना नहीं खा सकता, यहाँ मरा हुआ बंदा है, इट्स अ बिट डिस्टेस्टफुल, frankly. And I kind of feel the same about Atabad Lake and the disaster. और मैं चलो I'll confess, मैं अपनी फैमिली के साथ चंद साल पहले गया था, हमने उस लेक के ऊपर वो कश्ती ली थी. So I can speak from experience. उस वक्त होटल नहीं था, and we didn't stay in the hotel. But you can see the houses यार. The water is so clear. घर नजर आते हैं, अब वहाँ होटल बन रहे हैं. खैर, the Americans have built over many an Indian burial site and called it development. It's extremely distasteful. I mean, you build it in a way that you can acknowledge it, right? I'm sure Germany makes money from the Auschwitz Museum, or I'm sure, but it's built along those lines. It's built for a purpose. You look that up before you say that again. Germany makes money off the Auschwitz Museum. Austria makes money, but Germany maybe है. जर्मनी में भी है, because मैं जब जर्मनी गया था, उन्होंने बोला था आपने जाना है, but why would they call it Auschwitz? Again, somebody look me up and fact check me on this. While we're talking about fact checking, Billion Tree Tsunami में I had Afia Salam on, who I respect a lot. She said actually बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं. हाँ, उसका ऑडिट WWF ने किया. It's perfectly fine यार. यहाँ लोग आर्मचेयर एक्टिविस्ट होते हैं, आर्मचेयर क्रिटिक्स होते हैं, वो कहते हैं यहाँ कॉर्नोकोपस लग रहा है, यूकलिप्टस लग रहा है, oh my god, oh my god, oh my. It's a billion trees. It's God's own work. हाँ यार, उसमें अगर 3-4 कॉर्नोकोपस लग गए, 400-500 यूकलिप्टस लगे, उनका भी फायदा है at the end of the day. वो दरख्त हैं,
कुदरती चीज है यार. हमने तो यहाँ बनाया हुआ है कि यूकलिप्टस से पानी चोरी होता है, as if it's some sort of raw agent, part of the Indus Water Treaty stealing our water. और यार evapotranspiration से कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन बना रहा है यार. Don't be ridiculous. They're just trees. So yeah, the issue with the billion tree tsunami, एक तो मैंने कहा दरख्त लगाना, it's God's own work, but the end result of the billion tree tsunami is still up for grabs. आपने इतने ज्यादा दरख्त लगाकर एंड में करना क्या? Is it just a carbon storage? Is it just a carbon storage? मैंने आपको कहा है कि जो forests होते हैं, जो जंगलात होते हैं, they are the pharmacy, they are the food source of communities. What would be great is if after a few years, these billions of trees started producing the ecosystem services and profits for communities that they deserve. That would be a real success of the 10 billion tree tsunami. Somebody also asked specifically कि क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, what are your thoughts on government initiatives जो startups को encourage करें कि waste management and plastic mismanagement के issues है. So if they have any financial grants for startups, is that a good idea or like it's just optics again? It's potentially a good idea. The waste management around the world is a costly and often subsidized business. That's why it's done by public sector utilities around the world. However, there are pockets of profit in the waste management supply chain. If you can get your hands on recyclables, for example, you can recycle them and put them into some use. But there are little pockets of profit. All right. लाहौर में तकरीबन 6,000 टन कूड़ा निकलता है दिन का, कम से कम 6,000 टन. We found that in the landfill, there is no glass, there is no newspaper, there is no PET bottle, because ये सारा जो है सिस्टम से रिसाइकल हो जाता है. We found that ज्यादातर जो waste है, it's especially Lahore is largely a middle income city. और middle income to low income are not very high consumers. तो उनके घर से इतनी recyclable चीजें घर के कूड़े के अंदर नहीं निकलती. Mostly it is ये kitchen का कूड़ा होता है या खाना, वो plastic bags में लोग बंद करके बाहर निकाल देते हैं. That's what the waste profile is, and most of it is 6,000. But there is potential in Lahore for recycling, and we did a study at Waste Management Company of the recycling, informal recycling business in Lahore, and we found that यहाँ कम से कम कोई 55,000 लोग काम कर रहा है on an economy that's about $1.5 billion rupees a year in the recycling business. So yeah, there are pockets of profit. मगर लाहौर अगर 6,000 टन निकालता है कूड़े का, आप पंजाब के बाकी सारे शहर निकाल, आप सियालकोट, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, all of them, put them together. मैं कहता हूँ ये 3,500 से ज्यादा टन कूड़ा दिन का नहीं निकालेंगे. And so the opportunity of getting profitable and recyclable materials at scale from smaller cities just doesn't make sense to me. So okay? That's a problem. जो आप 50,000 लोगों की बात कर रहे हैं, is that the corporate structure, is that the informal structure, जो बच्चे कूड़ा वगैरह उठाते हैं, those? Yeah. तो Unbelievable. उसमें और मसले हैं पॉवर्टी के, चाइल्ड लेबर के, but it is still efficient, right? The way they do it. It's inefficient in as much that if there was more, if it's a large amount of money in a haphazard way flowing through this informal sector. अगर आप थोड़ी सी formalization उसमें ले आए, there will be more efficiency in the distribution of that money, and people will earn more at the lower rungs of this informal cycle, and it would manifest itself in shoes for people, gloves, and maybe school education for children, right? And that's about it. I mean, and how do you formalize it? Well, you can make cooperatives where the waste pickers can gather together and then leverage their collective rights against other tiers of the recycling industry. I mean, it can be done. It's been done in other cities as well. And it would be great to do it here as well. दरख्तों पे किसी ने पूछा था कि कोई decades old nursery है जो वो they're destroying near Kalma Chowk. Is anything happening? I have no clue about this. हाँ, वो 2-3 nurseries थी. I mean, I used to get my Christmas trees from them. And now the elected representatives of Punjab have passed a law where they want to develop a certain site in Gulberg as a business district. And they've passed a law creating an authority
which will have control over an area in Gulberg to make it a business district. It's the only time I can think of that the elected representatives have made a special authority, not just for a district or for a city, but for a certain bit of one city. We have like the Lahore Development Authority or the Faisalabad Development Authority, they develop their entire controlled area. Here we have a provincial authority जो कि सिर्फ एक इलाके, एक building बनाने वाला है. It's very strange. And in preparing to do so, they have put their sights on this land in Gulberg, which is the Walton Airport land, which is owned by the civil aviation people. Airports are owned by civil aviation. And parts of the airport land had been given out by civil aviation to Air Force housing on one side, and there's an askari on the other side. और जो main boulevard वाला हिस्सा है, there was a small belt जहाँ 3-4 nurseries थी, and they were doing a solid trade, selling trees to the elites of Model Town, Garden Town, and Gulberg. तो जब ये plan बना, so 3 nurseries were uprooted, which I think is unfair because this new development or authority hasn't even started the construction or even the groundbreaking for its project. So it was unfortunate that the least influential people around the Walton Airport got evicted first. No one asked Askari to leave, and no one asked the retired Air Force people in the apartments across the runway to leave, but you asked the poor guys to leave. Did it make a huge impact to the environment? In my assessment, probably not. It's a very small piece of land. It's tragic, I'll give you that. It's tragic that it happened. It's dangerous that it's happening. It's just 3 nurseries. अस्करी मुल्क निकाल सकते हैं, मुल्क तो नहीं अस्करी को निकाल सकते, but in places where जहाँ environment को फर्क भी पड़े, कोई EPA को seriously लेता है. I'm not sure if you told us this anecdote back when we were in LUMS, but somebody said कि जब कलमा चौक बन रहा था, तो जजमेंट EPA का था कि अभी आप कंस्ट्रक्शन मतलब डोंट बिल्ड एनीथिंग ऑन दिस हियर, एंड शहबाज शरीफ ने खोदना शुरू कर दिया. इसे चले हम बनाते नहीं है जब तक ये सॉल्व हो, हम खोद तो देते हैं उसको. सो एक दफा जब आपने पूरा खोद दिया तो आप क्या ही कर सकते हैं उसको. हाँ, ये 2010 की बात है जब वो जो कलमा चौक था उसको तोड़ के जो फ्लाईओवर है वो बनाया जा रहा था. And yeah, I got very het up and upset about that and decided to file a writ petition against the construction. जिसमें स्टे भी हो गया थोड़ी देर के लिए. And then I got उस वक्त शुक्र है यार कि ट्विटर सोशल मीडिया थोड़ा कम होता था. I was on TV a couple of times. मुझे उस वक्त, और आज की ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी क्रिटिसिज्म पड़ी थी कि यार तुम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, सड़क अच्छी बननी चाहिए. बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी. The reason I was pissed off about that, I was pissed off for other reasons. 2010 था, we'd had a massive flood. Okay, a lot of, and that year जो भी डेवलपमेंट के पैसे बजट के अंदर थे, they were being diverted to flood relief. और उस फ्लड रिलीफ में से 3 बिलियन रुपीस निकाल के एक ओवरपास बनाया जा रहा था जो कि मास्टर प्लान में नहीं था. ठीक है, it seemed to me like a silly expenditure of money. और फिर उसका ठेका भी जो है वो FWO को दिया गया. I was like, yeah, this is a bit blatant. So कोई पॉइंट भी है हमारे यहाँ EPA अभी आई थिंक EIA भी जो एनवायरमेंट असेसमेंट की थी, आर दीज थिंग्स जस्ट ऑन पेपर या कुछ इनसे फर्क भी पड़ता है? We made a regulatory mechanism for environmental approvals and then forgot to add capacity to the regulatory procedure. ठीक है, आपने एक EIA प्रोसेस बना दी है जहां सारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो अपना माहौलियाती जो असरात पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट के उसका जायजा लेकर वो उन असरात को या कम करने की कोशिश करेंगे, अगर कम नहीं कर सकते फिर कॉम्पनसेशन देंगे लोगों को. ठीक है जी, उस तरह के प्लान्स जो हैं एक इस तरह के माहौलियाती अप्रूवल से निकलते हैं. You do a जायजा environment assessment और उसकी बेसिस पे एक mitigation report होती है which becomes the terms and conditions of your the construction of your project and the operation of your project. लाहौर में कोई 11-12 हजार इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं एंड कानून हमारा 1997 का है. I'd say चलें ठीक है, maybe 25-30% of them are after the fact. ठीक है, कोई 20-30 हजार यूनिट जो है पिछले 20 साल में निकला. लाहौर में 9 एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर जिनकी जिम्मेदारी है हर प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल अप्रूवल को स्क्रूटनाइज करना, साइट सर्वे करना, एनालिसिस करके
अपनी summary या recommendations EPA को भेजें. 9 लोगों का काम है. 11,000 industries, and this is just the approval. This is not like enforcement and stuff like that. इन बंदों से होता ही नहीं है यार. Environmental approval में हमने एक study की थी for urban unit. We did it with Ernst & Young. हमें पता चला environmental approval में 18 से 24 महीने लगते हैं, because बंदे नहीं है. और हमें हमारी कंसर्न ये थी, this was about 2016, और CPEC बड़ा गर्म हो रहा था उस वक्त, हमें कहा जा रहा था कि 2-3 हज़ार कंपनीज अब पाकिस्तान के अंदर हर साल इनकॉर्पोरेट होंगी, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे. But the EPA could not answer that demand. So when you don't have the capacity to properly scrutinize those assessments, those EIA reports, and this is where the great Waqar Zakria of Hagler Bailey, who's been such an influence on my life, he said to me, he sort of explained this to me. He said, a student is only as good as his invigilator. Agar exam jo check kar raha hai, wo sahi checking na kare, to any type of student can get passed. And that's what's happening with the EIA process. The invigilator is weak. ये लम्स लॉ स्कूल में हम जब थे तो तब भी हमारे साथ यही हो रहा था. एक आंख के साथ किसी ने स्पेसिफिकली सिंध के बारे में भी पूछा है, is the Sindh EPA particularly bad because they said कि वो कोई, they don't put any limits on the hazardous substances you can leak or whatever, throw away. If that's the reason, Sindh is the only province that has rules for the handling and disposal of hazardous substances. Unlike the other provinces which require licenses to handle these, there's no system of rules and regulations in any of the provinces. So in that respect, yes, Sindh is nicer, but Karachi is a city of 25 million people. Karachi mein sirf 15 mohalliyati inspector hai. ठीक है? Go figure. But if you want me to be, you know, who's my least favorite EPA, or who do my sympathies go out to the most? I had the chance in 2014 to go to Muzaffarabad to speak to some people about the environment law over there. And I learned that not just the Dasu, but several other dams were being built in AJK. I think 4 or 5 were on the cards. और हर एक का जो है ना environmental approval AJK के EPA ने देना था. Now, Shahzad, dam का जो EIA होता है ना, dams are huge projects. दरख्त कटते हैं, ठीक है, कॉलोनी बनती है, फिर वहाँ सामान आता है, फिर तोड़ फोड़ शुरू होती है, फिर digging शुरू होती है, फिर construction शुरू होती है, फिर commissioning. It's like 10-15 years. And the environmental impacts are varied, they're over time. So the environment assessment for a dam is huge, huge. Muzaffarabad में EPA में मेरे ख्याल 9 लोग काम करते हैं. So my sympathies go out to them entirely. By the way, yesterday, Muzaffarabad there was a protest. People are protesting against the diversion of water because of the Neelam Jhelum Dam. There are serious water shortages in the Neelam River passing Muzaffarabad because of the water that's being used by the dam upstream. Serious. And it's exacerbated by the fact that those are Panch ke earthquake ke baad, when so many homes in the valley were destroyed, the population of Muzaffarabad doubled within the course of a year because all these people moved to the only place where there was a little bit of action and money. So you double the population of the city, so you're doubling its waste. You're doubling its sewage. Most of that sewage was untreated and went into a fresh Neelam River, where it was diluted and, you know, there was enough water for it not to be a problem. Ab wo darya khali ho gaya, and now you're just lining the riverbed with human waste. It is environmental destruction, and people have the right to object, and I sympathize with what they're going through right now. I would assume for big projects like World Bank or Asian Development Bank, wo to phir independent consultants or independent environmental assessments karte honge. They probably don't even use the EPA, right? No, when you use World Bank money for anything in Pakistan, you have to use the World Bank processes. So you're even excused from the public procurement law of Pakistan. You do procurement according to the World Bank operational policies. And the World Bank has, and the IFC and the ADB and like JICA, everyone has very stringent environment and social safeguard practices, which amount to an environment impact assessment. And yes, those are so stringent that then there are professional EIA organizations, as I mentioned, for example, Hagler Bailey, where my dear friend Waqar Zakria works, professional organizations that do very high quality EIAs. For instance, Hagler Bailey was engaged to do the environment impact assessment of the Kishan Ganga Dam and the impacts it would have on the Pakistani side if India was to be building it. I mean, good enough for the Pakistani state to use that EIA as evidence before the International Court of Arbitration. But aren't
don't we find a way to sidestep that? क्योंकि अभी जब गुज्जर नाले में जो हो रहा है, apparently we're doing things which go against जो हमने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में उनको बताया है हम करेंगे, and we're बेचारे गरीब लोगों की हम आबादियां और घर तोड़ रहे हैं without any repercussions. Yeah, I don't know how much of the Gujjar Nala destruction is funded by the bank, but my gut and my experience would tell me that if there is evidence to suggest that there is World Bank footprint or fingerprints anywhere on an eviction, there will be heads rolling in the bank, not now, but in 2-3 years. It's a very serious allegation that's happening. And there have been these various beautification projects that were funded by the World Bank in Sindh in the last couple of years that have been very troublesome. The beautification of Karachi, for example, not a very large project. I think less than $100 million, but essentially for sidewalks and these ridiculous ornamentation on the side of roads. It's not the job of the world. This is not development money. This is not development money by any stretch of the imagination. And if I can play, there have also been unsettling stories of the connections between the World Bank and the highest political offices in Sindh. Somebody in the government of Sindh's brother works in the World Bank. और कराची को पैसे मिल रहे हैं. इसमें से अगर पता चले बाद में कि जी गुजर नाला was part of this, there are going to be heads that roll. Since प्रूव हो चुका है कि आप तो डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं, ये रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये तो बस पंजाब बदल देगा, बट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. देयर इज आल्सो चार्जेस ऑफ करप्शन, बट वो बिल्कुल एक साइड इशू है, उसको साइड पे रखें. बट जस्ट एज अ प्रोजेक्ट, अज्यूमिंग करप्शन नहीं है उसमें, just as it is designed, is it still flawed and should not happen? Yeah, it should happen, but kuch masle hain. There have been several attempts to develop the Ravi Bank in the last 20 years. PMLQ के दौर में जो 3 से 8 का वक्त था, there was an attempt to, those are 3 से 8 का वक्त is also the time the property market in Pakistan exploded. आपको याद होगा उस वक्त हाउसिंग स्कीमें और फाइलें बिका करती थी. And it was until 2008 then the world financial crisis took place and सारा कुछ थोड़ा सा रुक गया. But the PMLQ government was kind of interested in developing the Ravi, and they were speaking with various Middle Eastern investors for the possibility of doing so. But they didn't win the election. It was replaced by the PMLN government in 2008, who then in 2012-13 actually hired an international consultant to do a feasibility on whether or not you could use the Ravi and riverbank as urban development project. I was part of that. That was around about the same time that the LUMS law class you were part of helped me prepare the Ravi petition, which was a litigation High Court, and it led to the River Ravi Commission. So I had some sort of interaction as a result of being a part of the Ravi Commission with the feasibility that was done in 2013 of the possibility of settling the Ravi. अब मुझे उसमें से जो 2-3 चीजें याद हैं वो ये हैं कि रावी का पानी हमने सिंध-तास मुआहदे के तहत हिंदुस्तान को दे दिया, और हिंदुस्तान ने अपनी साइड पे मुख्तलिफ डैम्स बनाकर वहां से पानी डाइवर्ट हो जाता है, उनके एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, उनके टूरिज्म में इस्तेमाल होता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां का पानी नीचे राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान तक जाता है. So there's no water that flows from the Himalayas to Lahore in the Ravi. जो रावी के अंदर आपको पानी नजर आता है वो ज्यादातर बरसात के मौसम में जो ये वाटरशेड है, सियालकोट का इलाका, यहाँ जो बारिश पड़ती है, it flows into the river and you might see a little bit come in during the month of बरसात. सर्दी के मौसम में अगर आपको कोई लिक्विड रावी के अंदर नजर आता है वो पानी नहीं, बिकॉज लाहौर का सारा गंदा पानी अनट्रीटेड हम रावी के अंदर फेंकते. So the first problem in building a city on the banks of the Ravi is that no one wants to live next to a sewer. आपको किसी न किसी तरह रावी के अंदर पानी लाना था. Now there were 2 arguments then of how they were going to bring water in. One was वो लाहौर के इधर नॉर्थ ईस्ट से BRB canal गुजरता है, the Bambawala Ravi Bediyan link canal, which takes the water of the Jhelum and connects it to the Satluj.
कि वहां से आप पानी डाइवर्ट करें, बिकॉज इट गोज अंडरनीथ द रावी, वहां से आप पानी रावी को दे दें, and this water would flow past Lahore till the Baloki headworks. There's an irrigation channel there where it can be taken back south and put into the jail. और एक तरह आपको पानी मिल जाएगा रावी के लिए. उस पे इरिगेशन वालों ने कहा आपका दिमाग खराब है, हम आपको साफ पानी देंगे, आप मुझे नीचे गंदा पानी देंगे और फिर आपके क्या कहते हैं खुराक के अंदर इस तरह की जो जरासीम और मुख्तलिफ केमिकल्स आ जाएंगे. Go away. So that was the first alternative. The second alternative is to build these what are called spate dams. These are small sort of structures that store maybe 8 or 10 feet of water, and you can make like 50 acres, 100 acres, इस तरह के spate dams, जो कि बरसात के मौसम में आप भर दें, ताकि सर्दियों में ड्राई सीजन में उसमें से पानी आप रावी के अंदर फेंक कर पूरे साल के तौर पे आपके पास पानी. नंबर 2, इसमें मसला ये है कि सियालकोट, नारोवाल का ये जो सारा इलाका है, अगर आप वहां 100, 200, 300, 500 एकड़ ले रहे हैं, तो भाईजान वहां जो राइस फार्मिंग होती है ना, उस जाकर लॉबी से आप लड़ाएं थोड़ी देर और अगला इलेक्शन जीत के दिखाएं. सीरियस प्रॉब्लम. ओके, सो these are two. feasibility थी ना, feasibility is just point out the risks. So you need to bring water into the river. अच्छा, फर्ज करें आप पानी ले आते हैं दरिया के अंदर, साफ पानी लाहौर से बह रहा है, फिर भी लाहौर के 14 नाले हैं जो कि गंदा पानी जो है आपके साफ पानी के अंदर फेंक रहे होंगे. So again you got a sewer, and in order to have a city, a successful city on a sewer, you need to do water treatment. और उसके लिए आपको हर नाले पे एक waste treatment plant लगाना पड़ेगा. Combined effluent treatment plants are billion-dollar enterprises. They require a lot of money, and they will clean most of the dirty water and make it fresh again. इसमें 2 मसले, 3 मसले. एक तो पैसे नहीं हमारे पास, ठीक है. दूसरा, इनको चलाने के लिए बिजली नहीं हमारे पास. और तीसरा, अगर आप लाहौर के वासा के पास जाएं, and God, I love these Vasa guys, they're really hard-working professionals. इनका काम आपके घर पानी पहुंचाना है और आपके घर से सूएज निकालना. इनके पास combined effluent treatment plant चलाने के लिए expertise नहीं है. It's like giving the keys of a Ferrari to a non-driver and asking them to win some sort of Grand Prix. It's not gonna happen. So, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास उस पानी को साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी है. मगर फर्ज करें हमें पानी भी मिल जाता है, हमें पैसे भी मिल जाते हैं, हमें बिजली भी मिल जाती है और हमें ये बंदे भी मिल जाते हैं. There is still a problem with the Ravi development because it will cost you 10 to 12 billion dollars to get the spate dams going, to get the waste treatment plants up and running. Right? You spend a considerable amount of money making this city and cleaning the water. But do you know that just south of Lahore, Sialkot, Faisalabad और गुजरावाला का गंदा पानी दोबारा रावी में आता है. So if you don't look at the Ravi basin holistically and decide to put all of your money into this urban development project, you're not doing anyone any favors. You're still dirtying the place up. So there are huge challenges in doing something like this. And I'm not sure if the proper repercussions have been thoroughly understood. I understand there's a race to make money in urban development. Money is transacting hands and so on and so forth, because we believe that property is an inevitable gold mine. That's not the case. So ये तो मुझे सामने मसले नजर आते हैं. Then I can talk about the displacement of thousands of people who have had family land, generational family land, जिससे वो अपने घर का काम और अपने पैसे कमाते हैं. उनसे आप अगर जमीन छीन लें, इस तरह compensation भी दे दें, you're not giving them any alternatives. They have no other skills. They can't integrate back into economy and business and society anymore. तो वो plan नहीं. This appears to me to be just a try and make money quickly for the state. And that's important. The state needs money, but it's not, you can't just do projects. That's not the job of the state to do housing projects. It's the welfare of the people. पाकिस्तान में सबका काम है हाउसिंग प्रोजेक्ट करना. आई थिंक सज्जाद अली ने बेस्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट की इस प्रोजेक्ट की, व्हेन ही सेड के जदों रावी विच पानी कोई नहीं तो अपनी कहानी कोई नहीं. आई नो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट देयर आर 2 क्विक क्वेश्चंस जो लोगों के थे, मैं वो जल्दी से पूछ लूं आपसे. हाउ कुड वी incentivize large organizations to sign up for carbon neutrality pledges and the like? It's easy with some industries like cotton because the international buyers demand it, so it's easy to align doing good and doing well. Much more difficult with something like the cement industry. And a lot. Yeah, look, there's a good example in the leather industry in Pakistan. Pakistan produces a shit ton of leather, and that's because the 7th pillar of Islam is thou shall eat meat.
in Pakistan. तो हम गोश्त ना खाते हैं, तो there's a lot of hide that's produced. And we're, as Pakistanis, we are not actually a very large leather producer or leather consuming country. ज़्यादातर हमारा चमड़ा जो है जूतों में इस्तेमाल होता है या बेल्ट में इस्तेमाल होता है. We're not a leather jacket wearing population largely. So a lot of this leather is exported out and it goes to foreign markets. In the middle of last decade, a group of the world's largest sourcers of leather, we're talking Zara, Macy's, these huge big conglomerates that produce leather products, they banded together to form a private association called the Leather Working Group. Because these fellows, the biggest purchasers of leather in the world, knew that their consumers want ethical leather products, whatever the hell that is, right? Okay, we want to know that these cows weren't particularly badly treated. You know, we want to know that cadmium was not involved in the production. We want to know that the labor in these factories was good. Still leather though. So they banded together and they said, "Ab hame ye leather jo hum source karenge has to have these parameters. They have to come with these new standards." हमारे यहाँ जो leather export करने वाले हैं, the big industries over here, वो चीख पड़े because they were, for all practical purposes, complying with Pakistani law, and they felt very put out that they were now expected to do more than their own national law for their customers. तो उन्होंने बड़ा यहाँ शोर डाला. They tried to speak to the secretary, they tried to have foreign office, do things with the EU. The leather working group turned around and said to the Pakistani leather exporters कि भाईजान अगर आप हमारे सिस्टम पे नहीं आते तो हम हिंदुस्तान से खरीदते हैं. और आज जो सारे बड़े leather exporters हैं वो leather working group के साथ काम करते हैं. Because they know which side their bread is buttered. The same thing happened with the textile industry in the 1990s. I heard that Benetton led the revolution to remove the dye, change dyes and not have carcinogenic dyes in their t-shirts anymore. और हमारे यहाँ फैसलाबाद में t-shirts बनती थी. So हमारे सेठों को फिर ठग पड़ा था. They had to change their processes because they knew that their customer would not buy from them if they didn't meet these things. When you speak to people who consume leather in Pakistan, they're not concerned about the cadmium of the labor. They want a 250 rupee shoe. And so I don't see the consumer-driven environmental awareness hitting Pakistani business now because it's not part of the popular discourse that people have. And maybe, let me be slightly controversial, it shouldn't be an environmental discourse. Maybe it should be a health discourse. Okay, I want to buy a 250 rupee shoe that doesn't make my children sick or someone else's children sick. You can pitch environmentalism slightly differently as well. But we don't have that consumer-driven choice. And the challenge in Pakistan is that in absolute numbers, we've got the vast majority of Pakistani industries are small and medium. The vast majority. We've got very few large industries that sell to or export abroad who will cater to or become like industry leaders for the rest of Pakistani industry. We don't have that yet. So that's a challenge. ये को 5-10 लोगों ने सवाल पूछा था, इसको क्विक फायर जल्दी से कर लेते हैं. People are like, what should the government do? What should people do? So इसको one line advice कर लेते हैं. What is the one thing you feel the government should do to make things better for the environment? And what is the one thing an individual can do? It's the same thing. The environment and consideration for the environment should be part of our everyday existence. There shouldn't be a disconnect or a detachment anymore. Same with the government and the same with us. ये शायद आपके कोई दोस्त हैं, क्योंकि एक to end on a light-hearted note, किसी ने सवाल पूछा है कि आप इतना खूबसूरत और इतना बड़ा लॉन कैसे मेंटेन करते हैं? So somebody who's probably been at your house. Yeah, this is a wilding lawn. तो इसमें क्या कहते हैं, over here I have a kitchen, I grow some of my own vegetables. और इसको मैं expand करना चाहता हूँ. And I also believe, I think I'm very lucky to have this lawn, and it's been the last couple of years I'm trying to change it so that I'm growing more food. So if you are lucky enough to have a good lawn like this or a good lawn, please use it for a productive purpose rather than just ornamental. और इसमें दानिश मुस्तफा ने बहुत काम किया हुआ है. He says within cities, some of the largest consumption of water in the domestic sector is actually for horticulture. And a lot of it's rich people who are bringing in, you talk about eucalyptus or the cornucopus, these people are bringing in ashoks and exotic species from all over without any sort of testing or whatnot, and they're putting into their gardens. So yeah, these ornamental gardens are a bit questionable, but grow your own. Let this one grow out. I don't have it tended, you know, it's kind of overgrown. It's very nice.
ये तो बहुत क्वारंटीन में आपको फायदा हो गया होगा, हैविंग अ नाइस गार्डन. तौफीक पाशा डज सम ग्रेट वर्क इन कराची ऑन दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई वुड बी रिमिस इफ, मैं पिछले कुछ सालों से काफी पढ़ा रहा हूँ आफ्टर कमिंग बैक, एंड लोग मेरे फोन में टेक्स्ट पे भी बात करें तो मुझे गुस्सा आ जाता है. एंड वन टाइम इन योर क्लास मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं मैकडोनल्ड्स खा रहा था, and I'm sure that was very irritating for you to hear the ruffling of McDonald's in the middle of the class, and you didn't say anything, but I No, could see it in your eyes. I'm really sorry. I actually remember you doing that. I actually stopped because I could not believe someone had brought McDonald's out in a law class. I just stopped. मैं रुक पड़ा. Karma has bitten me. किसी ने मेरी क्लास में भी recently खाया था, and I was just like, क्या कर रही हो, मतलब तुम पागल तो नहीं हो गई हो. And then I made her be like, बाहर जाके फेंक के आओ. And then end of the year, I was like, सब मुझे notes दें. She wrote it down. So like, it was very rude of you to do that. तो sorry, long due apology. But बहुत भूख लग रही थी. Accepted. Thank you so much for having me. Thank you so much for doing this, and best of luck with everything, Shahzad. Take care. Thank you. Thank you everybody for listening. This was another episode of the Pakistan Experience. And if you like this, you might like the episode we did with Afia Salam as well. And just a quick side update, we have a new mic. So in case you thought my audio was better in this podcast, let me know. Or if you thought it was worse, maybe we should just switch back to the old mic. Keep liking, keep subscribing, keep commenting, share karen. The road to 100,000 starts from today. Congratulations, we are 20,000 strong. And we're starting the road to 100,000. Dream big. Take care, everybody. And save the environment.